हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे हर नए एपिसोड की खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो पक्का जाकर प्लेलिस्ट से इसके बाकी एपिसोड भी सुनिएगा, पूरा मज़ा आएगा। धन्यवाद दोस्तों, चलिए अब कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। 261 एक्सपेरिमेंट का सच। अगले दिन सुबह सुबह बच्चे घर में शोर कर रहे थे। वहीं अद्विका और शौर्य किचन में खाना पका रहे थे। आज उन दोनों ने बच्चों को मांस खाने की परमिशन दी थी। ऊपर से आज रविवार था तो बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना था, तो वो लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। शौर्य ने एक पोर्टल खोला और उन्हें आगम लोक ग्रह पर सीधा भेज दिया। फिर अद्विका को देखकर बोला, अब कुछ हफ्तों तक बच्चों को वहीं रहने दो ताकि वो लोग अपना शिकार भी करेंगे और कुछ अनुभव भी प्राप्त कर पाएंगे। इससे हम यहाँ अपने मेन काम पर फोकस कर पाएंगे। ये सुनकर अद्विका भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन हमें उस लुकास फॉर्मा के मालिक को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड के अनुसार वो कल भी एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। हमें उन्हें किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा। ये सुनकर शौर्य बोला, तुम एक काम करो, इन सभी एक्सपेरिमेंट में जो डॉक्टर्स और बाकी लोग हैं उन्हें तुम जाकर खत्म कर दो, मैं उस मिनिस्टर के बच्चे को संभालता हूँ। ये सुनकर अद्विका ने तुरंत हामी भरी और वो अपनी तैयारियों में लग गई। तभी शौर्य के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देख उसकी आंखें चमक गई और वो अद्विका को देखते हुए बोला, लो अब हमारे भाई साहब ने जिम्मेदारी ली है उस बच्चे को बचाने की। अब वो उसे बचाएगा या खुद मेरे पास लेकर आएगा ये मैं नहीं बता सकता। ये सुनकर अद्विका हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद मिनिस्टर का बेटा नंदन सालार अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तैयारी में लग चुका था। उसने कुछ दूसरे शहर के गैंगस्टर को भी यहाँ बुला लिया था। उसे अब अपने सिक्योरिटी की चिंता थी। खाने का समय होने पर उसने मोबाइल निकाला और पास ही के होटल से खाना ऑर्डर किया और उसका इंतजार करते हुए अपने टेबल के सामने बैठ गया। इस वक्त पूरा लुकास फॉर्मा खाली था क्योंकि उसका एक भी कर्मचारी काम पर नहीं आया था। नंदन के केबिन के बाहर उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स और कुछ पुलिस वाले पहरा दे रहे थे और हर एक के हाथ में बड़ी बड़ी मशीन गन थी। वहीं कुछ दूरी पर हाथ में वायरलेस लेकर विराज ऑफिस के हर कोने का जायजा भी ले रहा था। वो ऊपर से इस बीच में अपनी साधना शक्ति का उपयोग करके उस एरिया को स्कैन भी कर रहा था। इधर अद्विका भी उस हॉस्पिटल पहुंच गई थी जहां एक समय वह काम करती थी। अद्विका को देखकर पूरे स्टाफ ने अपना मुंह बनाया पर अद्विका ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। कल उनका मालिक भी मारा गया था जिस वजह से अजित का बेटा आज ऑफिस में बैठकर एक्सपेरिमेंट करने वाली डॉक्टर्स की टीम को तैयार कर रहा था। उसने पिछले एक हफ्ते में जितने छोटे बच्चे एडमिट हुए थे उनके रिकॉर्ड्स मंगाए थे। हॉस्पिटल का चाइल्ड केयर यूनिट बहुत बड़ा था जिस वजह से यहाँ शहर के सभी लोग अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर ट्रीटमेंट के लिए लेकर आते थे। इसी दौरान हॉस्पिटल के बच्चों के डॉक्टर्स उन्हें किसी ना किसी गंभीर बीमारी होने का बहाना बनाकर एक्सपेरिमेंट के कुछ दिनों पहले एडमिट करवा लेते थे। अजीत का बेटा जितेश खुद एक शहर का जाना माना पीडियाट्रिशियन था, पर वह सिर्फ एक्सपेरिमेंट के वक्त ही यहाँ आता था। आज भी वह अगले एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर से बात कर रहा था। तभी उसकी असिस्टेंट अंदर आती है और उसे अद्विका के आने की खबर दे देती है। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके भाई और पिता के मौत के पीछे इसी लड़की का हाथ था। ऊपर से ये भी पता था कि अद्विका ने चाइल्ड केयर यूनिट के सारे रिकॉर्ड छान मारकर एक्सपेरिमेंट की जानकारी हासिल की है। अब अगर शिकार खुद यहाँ चलकर आया है तो वो उसे कैसे जाने दे सकता है। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट से कहा, हॉस्पिटल के गार्ड से कहकर उसे बंदी बना लो और एक्सपेरिमेंट की जगह पर ले जाओ। ये सुनकर असिस्टेंट ने उसके कहे मुताबिक तुरंत गार्ड्स को मैसेज भेज दिया। इधर मैसेज मिलते ही सारे गार्ड्स ने आकर अद्विका को घेर लिया, साथ ही कुछ गुंडे और हटे कट्टे लोग भी यहाँ पहुँच गए। हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ के सामने उसे पकड़कर वहाँ से घसीटते हुए लेकर चले गए। पूरा स्टाफ पहले ही अद्विका से नफरत करता था, ऊपर से शौर्य ने उन सभी को धमकी दे दी थी, जिस वजह से जब अद्विका उनसे मदद की भीख मांग रही थी तो कोई भी आगे नहीं आया। अद्विका को एक्सपेरिमेंट चैम्बर में लाकर दीवार से उसे बांध दिया और वो गार्ड्स बाहर चले गए। वहीं उस चैम्बर में कुछ छोटे बच्चे उसे देख रहे थे। वो सारे बच्चे 1 साल से कम उम्र के लग रहे थे। सभी के आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अद्विका ने अपनी एक्टिंग बंद की और उसने उन बच्चों को देखा और बोली, घबराओ मत, मैं सभी को यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। ये सुनकर बच्चे और भी ज़्यादा डर गए क्योंकि कुछ बच्चों को तो ये भी मालूम नहीं था कि उन्हें यहाँ लाया किस लिए है। वहीं जितेश सेठी ने आज की ट्रायल की दवाइयों को हाथ में ले लिया और अपने स्टाफ के साथ एक्सपेरिमेंट चैम्बर की तरफ निकल गया। जब जितेश एक्सपेरिमेंट चैम्बर में पहुंचा तो उसने देखा कि अद्विका को दीवार से बांध दिया गया था और उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा, दर्द, बेबसी के भाव थे।
जितेश चलकर अद्विका के सामने आया और उसने उसके गालों को जकड़कर कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने का। मैं आज तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम इसके बाद कभी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाओगी। इतना कहकर उसने अद्विका से आगे कुछ नहीं कहा और उसके चेहरे को झटक कर पीछे हटते हुए टीम को बोला, इन बच्चों को बांध दो और दवाई का ट्रायल शुरू करो। हमारे पास बेहतमुत कम समय बचा है। एक बार हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम गीतांजलि फार्मा से भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन उसकी टीम बच्चों की तरफ आगे बढ़ती तभी अचानक एक डॉक्टर दर्द के मारे जोर से चीख पड़ा। उसके पेट का आगे का हिस्सा फैट चुका था और उसकी आंतियां बाहर निकलकर गिर गई थी। जब सभी का ध्यान उस डॉक्टर की तरफ गया तो उन्होंने देखा कि एक बेहद खूबसूरत और लाल ड्रेस पहनी लड़की उस डॉक्टर के खून को हाथों से चाट रही थी। स्वामी सही कहते हैं, इन पापियों के खून का स्वाद ही कुछ अलग होता है। अगले ही पल उस लड़की ने डॉक्टर की गर्दन को उसके कंधे से उखाड़ लिया और दूर फेंक दिया। ये रक्त सम्राज्ञी थी। उसे वहां अचानक देखकर जितेश की सिट्टी पिटी गुल हो चुकी थी। क्योंकि इस चैम्बर के अंदर आने के लिए बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना होता है, पर ये लड़की उनके सामने उनके बीच अचानक प्रकट हो चुकी थी। इधर अद्विका ने भी एक झटका दिया और अपने हाथ की रस्सियों को खोल दिया। फिर उसने उन बच्चों को देखा जो वहीं डर कर खड़े थे। अद्विका ने अपना हाथ घुमाया और अगले ही पल सारे बच्चे बेहोश हो गए। जब सारे बच्चे बेहोश हो गए तो अद्विका बोली, हाँ तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं। तो तुम सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हो। तुम लोगों को बिल से बाहर लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर मेरी जगह मेरे पति होते तो वो अब तक तुम लोगों को कभी के खत्म कर चुके होते। चलो को बात नहीं, आखिर तुम लोग मेरे सामने आ ही गए। इतना कहते हुए अद्विका ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों चटकाए और फिर गुस्से से उसने सामने खड़े जितेश को गले से पकड़ लिया। अगले ही पल उसने जितेश के हाथ में रखी सभी दवाइयों के इंजेक्शन को अपनी शक्ति से नियंत्रित करके जितेश के शरीर में लगा दिया। इधर रक्त सम्राज्ञी ने भी बाकी बचे डॉक्टर्स को पकड़ पकड़ कर चिरफाड़ कर रख दिया था। पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट चैम्बर खून से भर चुका था। इधर जितेश ओवरडोज होने के कारण उसके शरीर की नसें फूल रही थी। साथ ही उसके सिर पर भारी दबाव बनने लगा था। वो एक झटके के साथ जोरदार दहाड़ मारकर चीख पड़ा। तभी अद्विका ने उसकी आवाज़ बंद करने के इरादे से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। पर अगले ही पल जितेश का शरीर फिर एक बार नॉर्मल हो गया और उसका कटा हुआ सिर वापस जुड़ गया। ये देखकर अद्विका हैरान होकर पीछे हट गई। तभी जितेश एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, आखिर हम सक्सेसफुल हो गए। हा 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 हा, अब मैं अमर बन गया। नाउ आई एम इमोर्टल, मुझे कोई नहीं मार सकता। पर तभी रक्त सम्राज्ञी ने पीछे से उसके सीने में अपना हाथ डाल दिया और बोली, घंटे का इमोर्टल पगले, ये दवाई सिर्फ एक बार काम करेगी, दूसरी बार नहीं। अगले ही पल जितेश का दिल उसकी पसलियों को फाड़कर बाहर निकल गया और उसकी आंखें बंद हो गई। रक्त सम्राज्ञी ने तुरंत उसके दिल को अपने हाथों से दबाकर नष्ट कर दिया। जितेश अपनी अमर होने की खुशी को ज़्यादा देर तक मना भी नहीं पाया। जब उसका सिर काटा गया था उस वक्त रक्त सम्राज्ञी ने उस दवा के असर को कम होते हुए महसूस हुआ था, यानी ये इंजेक्शन सिर्फ एक बार ही असर कर सकती थी, पर यह दवाई बहुत ज़्यादा खास थी। इसीलिए अद्विका ने तुरंत आगे बढ़कर उस मेडिसिन का फॉर्मूला ढूंढ निकाला और बाद में उसने एक एक करके सभी बच्चों को चैम्बर से बाहर लाया। फिर उसने एक बार उस चैम्बर को ध्यान से देखा, फिर उसने अपना हाथ आगे किया और उसके ऊपर अग्नि और बिजली के तत्व ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। उसके बाद उसने उन दोनों को एकत्रित करके एक कहीं रिएक्शन को तैयार किया और उस गोले को उस चैम्बर के अंदर फेंक दिया। अगले ही पल पूरा का पूरा चैम्बर उस धमाके में तबाह हो गया। अद्विका चाहे तो उसे ऐसे ही छोड़ सकती थी, पर ऐसी दवाई के एक्सपेरिमेंट के सुराग अगर बाहर पता चल जाते तो कोई और भी इसके ट्रायल्स लेने के लिए उतावला हो जाता। चैम्बर में हुआ धमाका बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, जिस वजह से हॉस्पिटल की पूरी इमारत हिल गई। बाहर निकलते वक्त अद्विका ने अपना चेहरा बदल लिया और वह सीढ़ियों से चढ़ते हुए हॉस्पिटल के लॉबी में पहुंच गई। यहाँ अभी भी वो सिक्योरिटी गार्ड्स पहरा दे रहे थे जिन्होंने उसे पकड़कर नीचे लाया था। अद्विका ने बिना रहम दिखाए उनके सीने में तलवार घुसेड़ दी और उसके बाद उसने बाकी गार्ड्स को भी खत्म कर दिया। वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन को तरफ आने लगी और रास्ते में मिल रहे हर उस स्टाफ के उसने हाथ पैर काट दिए तो कुछ को उसने मौत के घाट भी उतार दिया। हॉस्पिटल में उसके आने से हर तरफ अफरा तफरी मच गई, पर अद्विका ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस वक्त उसे उन लोगों को मारना था जो लोग उसे ले जाते वक्त उसे घृणा से देख रहे थे। उसके पीछे से रक्त सम्राज्ञी ने बच्चों को सुरक्षित बाहर लाया और चाइल्ड केयर यूनिट के बाहर रुके उनके माँ बाप को सौंप दिया और उन्हें वहाँ उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा था ये साफ साफ बता दिया, जिस वजह से बच्चों के माता पिता ने भी नीचे शोर मचाना शुरू कर दिया था। इधर अद्विका ने उन सभी लोगों को एक एक करके बड़े ही दर्दनाक तरीके से मारना जारी रखा था। हॉस्पिटल के वो नर्सेस और डॉक्टर्स जिन्होंने उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला था, उन्हें अद्विका ने मौत से बदतर सजा दे डाली थी। कुछ ही देर में हॉस्पिटल के अंदर मही तबाही की खबरें बाहर फैल गई थी, पर तब तक जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया था उन्हें इसकी खबर पहले लग चुकी थी। एक्सपेरिमेंट की बात भी अब खुलकर सामने आ चुकी थी।
इसी वजह से एक तरफ अद्विका लोगों को काट रही थी तो दूसरी तरफ बच्चों के माता पिता ने भी उस हॉस्पिटल के स्टाफ को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू किया था। इधर नीतू जो अभी भी शहर में हो रही हत्याओं के बारे में सोच रही थी और परेशान हो चुकी थी, उसे जब ये खबर मिली तो उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया। वो गुस्से से हॉस्पिटल की जगह पहुंच गई। तभी उसने देखा कि बच्चों के माँ बाप ने पूरा हॉस्पिटल बर्बाद कर दिया है। उन्हें रोकने के लिए नीतू ने 2 बार हवा में फायर कर दिया और गोली की आवाज़ से लोग तुरंत वहीं के वहीं रुक गए। तभी कुछ छोटे बच्चों को लेकर चेहरे पर थोड़े घाव के साथ अद्विका सामने से आते हुई दिखाई दी। अद्विका को देखकर नीतू ने उसे पहचान लिया। अद्विका ने नीतू को एक्सपेरिमेंट और वो किसके द्वारा किया जा रहा था ये सब कुछ बता दिया, साथ ही नीचे तबाह हुए चैम्बर के बारे में भी बता दिया। तभी नीतू ने पूछा, क्या आपको मालूम है ये किसने किया? ये सुनकर अद्विका सिर्फ मुस्कुराए और बोली, तुम पुलिस वालों को मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोगों ने इस बात को आज तक दबा कर रखा था ना, तो इस बार हम भी तुम्हारे डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि न्याय करने वाला न्याय करके निकल चुका है। मैं तो कहूंगी कि अभी भी समय है, तुम अपने डिपार्टमेंट के लोगों को अलर्ट कर दो, वरना हर गली चौराहे पर तुम्हें पुलिस वालों की लाशें बिछी मिलेगी। ये सुनकर नीतू ने अपना सिर झुका लिया। तभी एक मरे हुए बच्चे की मां ने अपने पैरों से चप्पल निकाली और नीतू के मुंह पर फेंक कर मरते हुए बोली, जब हमने अपने बच्चे की मौत के बारे में उन्हें बताया तो हमें तुम्हारे लोगों ने धक्के मारकर बाहर निकाला था, और अब जब पापियों को सजा मिल गई है तो उस भगवान को तुम यहाँ पकड़ने के लिए आए हो। निकल जाओ यहाँ से, वरना इस बार हम लोग इस हॉस्पिटल की तरह तुम्हारे थाने को भी जलाकर राख कर देंगे। नीतू ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभाई थी, पर उसकी ईमानदार ड्यूटी उसके डिपार्टमेंट ने लोगों के मसीहा को पकड़ने के लिए लगाई थी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर वो भी क्या कर सकती है। वहीं लगभग 2 घंटे पहले लुकास कॉरपोरेशन के बिल्डिंग में भी कुछ बड़ा हो चुका था। नंदन सालार अपने ऑफिस के अंदर एक वीडियो को बड़े ही गौर से देख रहा था। इस वीडियो में उसने देखा कि अद्विका को बंदी बनाकर उन लोगों ने बांध दिया है। तभी उसके बिल्डिंग के नीचे एक डिलीवरी बॉय उसका मंगाया हुआ खाना लेकर पहुंच जाता है। डिलीवरी बॉय ने जब ढेर सारे सिक्योरिटी वाले और पुलिस वाले लोगों को देखा तो उसने तुरंत नंदन को फ़ोन लगाया, जिस पर नंदन ने उस लड़के को अंदर आने की अनुमति दे दी। जब वह डिलीवरी बॉय ऑफिस के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने अपने सामने विराज को देखा, जो उसे घूरकर देखने लगा। क्या ये डिलीवरी बॉय उस नंदन के लिए खतरा पैदा करने वाला है? क्या शौर्य ही वह डिलीवरी बॉय है? क्या अद्विका ने जो किया उस वजह कोई और भी उस पर नाराज हो जाएगा? 262 डिलीवरी सक्सेसफुल। अद्विका ने एक्सपेरिमेंट चैम्बर और वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स को मौत के घाट उतारकर खुद एक पीड़िता बनकर हॉस्पिटल से बाहर आ गई। किसी को भी उसने ये महसूस नहीं होने दिया कि उसने ही ये सब किया था। पिछले कई दिनों से शहर में आए दिन हो रही हत्याओं से पुलिस बहुत परेशान थी, पर शहर की जनता जिसे आज तक न्याय नहीं मिला था वो आज बहुत खुश थी। ऊपर से आज जो अद्विका ने नीतू को जवाब दिया था उससे नीतू को खुद के पुलिस होने पर शर्म आ रही थी। इधर नंदन सेठी के ऑफिस पर विराज खुद उसकी सुरक्षा के लिए रुका था। उसी वक्त एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर उस माले पर पहुंच जाता है। उस डिलीवरी बॉय को विराज बड़े ही शक की निगाहों से घूर रहा था। उस डिलीवरी बॉय ने बिना डरे विराज के सामने जाकर कहा, क्या आप नंदन सेठी है? ये सुनकर विराज की भौहें सिकुड़ गई और उसने अपने सीने की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा नाम विराज अग्निहोत्री है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। तुम्हें जिससे मिलना है वो अंदर ऑफिस में है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे खाने को चेक करना चाहूँगा। ये सुनकर वह डिलीवरी बॉय तपाक से बोला, हाँ जरूर सर, आपके डिपार्टमेंट के लोग हर दिन मुझे रास्ते में रोककर मुझसे खाना छीनकर खाते हैं। आपको भी मैं ऐसे ही दे देता हूँ, लीजिए। इतना कहकर उस डिलीवरी बॉय ने खाने का थैला विराज के सामने खोल दिया। विराज को उस लड़के का ताना अच्छे से समझ आया और उसने सिर्फ खाने को खोलकर देखा और उसे अंदर जाने के लिए कहा। वह डिलीवरी बॉय खाना लेकर नंदन सेठी के केबिन में चला गया। नंदन सेठी ने जब डिलीवरी बॉय को अपने सामने देखा तो उसने उससे खाना ले लिया और खाने के पैसे देकर उसने उस डिलीवरी बॉय को वहां से भेज दिया। वह डिलीवरी बॉय भी चुपचाप खाना देकर वहां से निकल गया था। विराज ने फिर भी चेक करने के लिए अंदर जाकर एक बार नंदन से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर नंदन ने भी ऊंची आवाज में कहा, नो प्रॉब्लम। नंदन खाना खाते हुए अपने मोबाइल पर ध्यान से उस एक्सपेरिमेंट चैम्बर के अंदर हो रही सारी गतिविधियों को देख रहा था। वहीं अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए जब उसने अचानक हवा से एक लाल ड्रेस पहनी लड़की को अंदर प्रकट होते हुए देखा, और फिर उसकी नज़र अद्विका के ऊपर पड़ी जिसने खुद को उन रस्सियों से आज़ाद किया था। धीरे धीरे उसने सारी घटना को ध्यान से देखा, पर उसकी आंखें उस वक्त चमक उठी जब जितेश का कटा हुआ सिर वापस जुड़ गया। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ था, लेकिन अगले ही पल जब जितेश के सीने को चीरते हुए उस लड़की ने उसका अंत कर दिया, उसकी खुशी निराशा में बदल गई। उसके बाद जो तबाही का मंजर अपने मोबाइल में देखा उसे देखकर नंदन को उल्टी होने लगी। उसने वही बैठे बैठे उस टेबल पर ही उल्टी कर दी और उसके हाथ की खाने की प्लेट नीचे गिर गई।
अंदर से आवाज़ सुनकर विराज तेजी से अंदर आ गया और जब उसने देखा कि नंदन टेबल के ऊपर ही उल्टियां कर रहा है तो विराज तुरंत उसके पास गया, पर तभी विराज की नज़र फ़ोन पर चल रहे वीडियो पर गई और उसने तुरंत उन दोनों को पहचान लिया। विराज ने फिर जब ध्यान से देखा तो पाया कि ये घटना किसी तरह के लैब के अंदर हो रही है और वहाँ कई सारे बेहोश बच्चे भी हैं, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि नंदन अपने मोबाइल पर उस सीसीटीवी का एक्सेस लेकर ये सब देख रहा है। विराज ने तुरंत मोबाइल को हिरासत में ले लिया और अपनी बंदूक को नंदन के सिर के ऊपर रखा और बोला, जल्द से जल्द अब इस लैब के बारे में बताना शुरू करो, वरना किसी और के तुम्हें मारने से पहले मैं ही मार दूंगा। नंदन ने ये सुना तो वो तुरंत होश में आ गया और बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इसे ऐसे ही देख रहा था। ओके, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, और तुम ये मत भूलो कि तुम मुझे यहाँ प्रोटेक्ट करने आए हो, ना कि मेरा इन्वेस्टिगेशन। तो अपनी औकात में रहो ऑफिसर। ये सुनकर विराज ने अपनी बंदूक पीछे ली और उसके मोबाइल को लेकर वहां से बाहर आ गया। नंदन पीछे चिल्लाते रहा पर विराज ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने उस वीडियो को डीजीपी को भेज दिया। इधर नंदन के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे, उसे क्या करे और क्या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और जब उसने पलटकर पीछे देखा तो उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि उसके पीछे वही डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने इसे अंदर आते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा था और इस वक्त 23वें माले पर था, तो ये डिलीवरी बॉय अंदर कैसे आया। पर तभी उस डिलीवरी बॉय ने नंदन के सीने में एक बड़ा सिरिंज घुसेड़ दिया। ये एक 100 ml का सिरिंज था, इसके अंदर एक नीले रंग का लिक्विड भरा हुआ था। उस डिलीवरी बॉय ने नंदन को देखकर कहा, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है ना, तो आज मैं भी तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। इस सिरिंज के अंदर 14 तरह के सांपों का जहर है और मैंने सुना है कि इसे शरीर में इंजेक्ट करने के बाद वह आदमी दुनिया का सबसे जहरीला इंसान बन जाता है और उसके ऊपर किसी और जहर का असर बिल्कुल नहीं होता। चलो आज हम इसे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इतना कहकर उस डिलीवरी बॉय ने सिरिंज को नंदन के दिल में उतार दिया। कुछ ही देर में नंदन के शरीर का रंग और रूप बदलने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कुछ सेकंड्स में नंदन की सांसें बंद हो गई। इधर बुरा अभी भी फोन पर सारा नज़ारा देख रहा था। जब सब कुछ खत्म हुआ तो अद्विका ने उस चैम्बर को आग और बिजली के हमले से तबाह कर दिया और कैमरे का कनेक्शन भी कट हो गया। विराज ने उसके बाद वापस केबी के अंदर जाकर एक बार नंदन पर नजर डाली तो पाया कि नंदन का पूरा शरीर 7 रंगों में चमक रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इसे देखकर विराज ने तुरंत वायरलेस पर सभी ऑफिसर्स को वहां आने के लिए कह दिया और खुद नंदन के बॉडी के पास पहुंचकर उसे जांचने लगा। तभी उसे एक चिट्ठी और एक पेनड्राइव मिली जिसके ऊपर लिखा था, डिलीवरी सक्सेसफुल। विराज ने उस पेनड्राइव को देखा और उसकी आंखें चमक गई और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान छा गई। कुछ देर बाद विराज ने बाहर आए हुए लोगों को देखा और बोला, नंदन सेठी नहीं रहे और ये बात भी सामने आई है कि उनका संबंध शहर में हो रहे बच्चों की मौतों और एक इलीगल एक्सपेरिमेंट से भी है। इतना कहकर विराज ने सभी पुलिस वालों को साथ लिया और वहां से निकल गया। इधर डीजीपी ने तुरंत सेठी हॉस्पिटल और सालार परिवार के बाकी लोगों को हिरासत में लेने के आदेश दे दिए थे, पर उनकी आंखें तब फैल गई जब उन्होंने सेठी के हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा देखा। इस हॉस्पिटल के कर्मचारियों को भी बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। पूरा का पूरा सेठी परिवार इस बात से गहरे सदमे में चला गया था। विराज ने अपना काम पूरा किया और मुंबई पहुंच गया। उसने वो पेनड्राइव डीजीपी को दे दिया जिसके अंदर मंत्री, एमएलए, उसके बेटे और सेठी परिवार के लोगों के काले कारनामों को जानकारी थी। साथ ही दूसरे एक स्पेशल फोल्डर के अंदर उन पुलिस वालों की लिस्ट थी जिन्होंने शहर के अंदर इस जुर्म को पनपने दिया था। डीजीपी ने इस लिस्ट की प्रिंटआउट निकाली और तुरंत नीतू चंद्रा के पास भेज दिया। जब नीतू ने वो लिस्ट देखी उसका दिमाग और भी ज़्यादा घूम गया था, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर इन ऑफिसर्स और उनके गुनाहों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया था। ऊपर से उसके मोबाइल पर एक सेपरेट अटैचमेंट फाइल आई थी जिसके अंदर इनके खिलाफ पूरे और पक्के सबूत भी थे। ये लिस्ट लगभग वहां मौजूद सारी पुलिस फोर्स को कवर कर रही थी। अब नीतू के भी हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। तभी उसका फ़ोन बजा और डीजीपी ने दूसरी तरफ से कहा, मिस नीतू चंद्रा, मैं आपको 10 दिनों की मोहलत देता हूं। आपको इन सभी दोषियों को अपनी ड्यूटी ठीक से ना निभाने के लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो उसके बाद आप अपनी ट्रांसफ़र लेने के लिए यहां आ जाना। डीजीपी की कड़ी वार्निंग सुनकर नीतू भी सहम गई। उसे अभी भी शहर में हो रही हत्याओं के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं मिला था, पर अब उसे इन दोषी पुलिस वालों को सबक सिखाने का अलग से ऑर्डर मिला था। वहीं दूसरी तरफ अद्विका, जिसने बच्चों को बचाया था, वो लोगों के लिए एक हीरो बन गई थी। लोगों ने इसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उसके बहादुर की बहुत सारी सराहना की। जब शाम को अद्विका घर पर पहुंची तो उसने देखा कि घर एकदम खाली था और सिर्फ शौर्य कैच में खाना बना रहा था। अद्विका चुपके से उसके पीछे गई और उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, पतिदेव, आपको कैसा लग रहा है इस इतने बड़े नेक्सस को खत्म करके। ये सुनकर शौर्य पलट गया और अद्विका की नाक को छूते हुए प्यार से बोला, मेरी जान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर इस शहर में एक और समस्या है जिसे हमने अभी तक खत्म नहीं किया।
ये समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये लड़कियों से संबंधित है। ये सुनकर अद्विका के एक्सप्रेशन सख्त हुए और बोली, लगता है मुझे कोई और नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ये सुनकर शौर्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इस बार सिर्फ मुझे मेरी अर्धांगिनी बनकर साथ दो। इस काम के लिए तुम्हारा रोल बाद में होगा, पर इस बार तुम और रक्त सम्राज्ञी बहुत खुश हो जाओगी। ये सुनकर अद्विका किसी छोटी बच्ची की तरह शौर्य के गोद में सिमट गई। शौर्य ने जब अद्विका को उसकी बाहों में महसूस किया तो उसके हाथ दगा दे जाती और उन्होंने धीरे धीरे अद्विका के शरीर पर घूमना शुरू कर दिया। अद्विका भी शौर्य के इरादों को भांप गई और बोली, लगता है आपको हमारे 5वें बच्चे की तैयारी करनी है। ये सुनकर शौर्य बोला, तुमने एकदम सही पकड़ा है, मैं भी अब यही सोच रहा था। ऐसा कहकर शेर ने अद्विका को अपनी गोद में उठा किया और बेडरूम के अंदर ले गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सिस्टम ने शौर्य के दिमाग में शोर मचाना चालू कर दिया। होस्ट, ये देखो, तुम्हारे पुण्य का ग्राफ काफ़ी ऊपर चला गया है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी आंखों को धीरे से खोल दिया। उसने अपने सामने लगे पाप और पुण्य के पैनल को देख लिया था। पाप का स्तंभ 0 पर था तो पुण्य का स्तंभ जो पहले 20% के आसपास था वो अब 35% को पार कर गया था। शौर्य इसे देखकर बहुत खुश हो गया, पर तभी सिस्टम बोली, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये ग्राफ 40 से ऊपर जाना चाहिए था, पर ये 35 पर ही रुक गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनते ही शौर्य के दिमाग की बत्ती जली और वो बोला, सिस्टम, मैंने तुम्हें ब्रह्मदेव की दी हुई गोली देना भूल गया था। 1 मिनट, तुम इसे खा लो। मुझे लगता है इसकी वजह तुम्हें कोई नई शक्तियाँ मिल सकती है। ये सुनकर सिस्टम इंसानी रूप में उसके शरीर से बाहर आए और अपना हाथ आगे करते हुए बोली, जल्दी दो, मुझे ऐसे कम ज्ञान होने से बहुत बुरा लगता है। मैं तुरंत खुद के ज्ञान को बढ़ाना चाहूंगी। ये सुनकर शौर्य ने वो गोली रिंग से बाहर निकाली और सिस्टम के हाथ में दे दी। सिस्टम ने भी उसे पकड़ा और मुंह में डाल लिया। अगले ही पल सिस्टम का शरीर वहां से गायब हो गया और सामने की स्क्रीन पर लिख कर आया, इंस्टॉलिंग न्यू अपडेट्स, टाइम रिमेनिंग फॉर न्यू अपग्रेड 23 घंटे 59 मिनट 45 सेकंड। ये देखकर शौर्य को तुरंत मालूम हो गया कि ये सिस्टम इस बार अगले 24 घंटों के लिए अपग्रेड मोड पर चली गई है। कुछ देर बाद अद्विका और शौर्य दोनों भी तैयार हो गए। आज अद्विका के पास करने के लिए कुछ नहीं था तो शौर्य ने उसे एक जगह पर जाकर थोड़ी छानबीन करने के लिए बोला। इस शहर में डांस क्लब्स और पब्स पर पाबंदी लगाई गई थी, पर आज भी यहाँ कुछ पब्स और क्लब्स चोरी चोरी चल रहे थे और इन धंधों के पीछे कुछ लोकल लोगों का हाथ था। इनका भी अपना एक नेक्सस था और इस बार ये नेक्सस शौर्य की नज़रों में बैठ गया था। आज शौर्य तैयार होकर अपने कॉलेज की ओर निकल गया। कॉलेज के अंदर आते ही उसकी मोटी मूंछों और ट्रिम दाढ़ी के वजह से उसे गेट पर ही कुछ गुंडों की तरह दिखने वाले लड़कों ने रोक दिया और बोले, ओ अंकल, किधर चले? पहले हमसे अपना परिचय भी करवा लीजिए। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सहमते हुए उनके पास आ गया और बोला, सर मुझे जाने दीजिए, ये मेरा कॉलेज का पहला दिन है और मेरा ट्रांसफ़र यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे फिर कभी निपटूंगा, मतलब मिलूंगा। ये सुनकर एक लड़का गुस्से से बोला, क्या बोला तुमने? तू हमसे निपटेगा? अंकल तेरी मूंछों की कसम, अगर हमने चाहा कि तू आज यहीं पर दिन भर रहेगा तो कोई भी आकर तुम्हारी मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो सोच कि अभी भी हमसे पहले हमारे सवालों के जवाब देने हैं या हमेशा के लिए घर पर बैठना है। ये सुनकर शौर्य और भी ज़्यादा डरते हुए बोला, सर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। शौर्य ने बड़ी ही मासूमियत के साथ ये कहा। तभी कॉलेज के गेट से एक लड़की अंदर आई। उसका सिर झुका हुआ था और वो किसी को भी बिना दिखे चुपचाप अंदर जाने लगी। तभी उन लड़कों की नज़र उस लड़की के ऊपर पड़ी और एक टपोरी लड़का उसके सामने गया और उसे रोकते हुए बोला, अरे रोहिणी भाभी जी प्रणाम, आज आप हमारे भाई से बिना मिले ऐसे कैसे जा रही है? अभी हमारे भाई ने आपके साथ सुहागरात भी नहीं मनाई है। ये सुनकर उस लड़की ने अपनी आंखों पर लगा चश्मा एडजस्ट किया और गुस्से से बोली, ज़रा तमीज़ से बात करो हमसे, वरना हम तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर देंगे। और हाँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि शहर में शुरू भैरव आए हुए हैं और तुम जैसे गुंडों को सीधा यमराज के पास पहुंचा भी रहे हैं, तो ज़रा सोच लो और संभल जाओ। ये सुनकर उस लड़के ने तिरछी मुस्कान दी और बोला, वो गंजा हमें सबक सिखाएगा? अरे कल ही तो हमने उसे भी तो रोका था, बेचारा बच्चे की तरह रो रहा था हमारे भाई के आगे। अब चुपचाप हमारे साथ चलो और भाई से गुस्ताखी की माफ़ी मांगो। उस लड़की ने 2 कदम पीछे लिए, मगर वो लड़का कहाँ उसे जाने देने के मूड में था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में उस लड़की का दुपट्टा आ गया। उसने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से वो लड़की तेजी से उसकी तरफ लपक गई, पर जैसे ही वह लड़का उस लड़की को अपनी बाहों में पकड़ने वाला था, उसी वक्त अचानक कहीं से एक कंकड़ आकर उसके सिर के आर पार हो गया और वो लड़का वहीं अपनी जान गंवाकर गिर गया। अब ये क्या हुआ उस लड़के के साथ? क्या इसके पीछे शौर्य का हाथ था? क्या शौर्य कॉलेज में फैली इस अराजकता को साफ कर पाएगा? क्या कॉलेज प्रशासन शौर्य के साथ खड़ा होगा? क्या इन कॉलेज के गुंडों के भी कोई बड़े गॉडफादर पर्दे के पीछे छिपकर ये सब करवा रहे हैं? 263 पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप।
कॉलेज के गेट पर एक लड़के की लाश गिरी हुई थी। उसके सामने एक चश्मिश लड़की खड़ी थी जो डर कर कांप रही थी। वहीं पर कुछ दूरी पर लड़कों का एक समूह इस नज़ारे को देखकर हैरान था। अभी तो वो लड़का उस लड़की को अपनी बाहों में पकड़ने वाला था और अगले ही पल वो लाश बनकर नीचे लेट गया। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? ये सारे सवाल उन लोगों के मन में आने लगे, पर उनकी बगल में खड़ा शौर्य अपनी मूंछों पर ताव देते हुए इस नज़ारे को देख रहा था और मन मन मुस्कुराए जा रहा था। उन लड़कों के झुंड ने उस लाश बने लड़के की तरफ दौड़ लगा दी और अब उन्होंने शौर्य को छोड़ दिया था। शौर्य ने रोहिणी को देखा और उसे यहाँ से चले जाने का इशारा कर दिया। रोहिणी भी वहाँ से चुपचाप निकल गई। वहाँ कॉलेज के एक भी आम स्टूडेंट ने मुड़कर भी उस लड़के को नहीं देखा। कुछ लड़कियों ने ये भी कहा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि एक और गंदी नाली का कीड़ा गायब हो गया। कुछ दिनों पहले उस प्रकाश के 5 लड़के उस गली में मरे पड़े मिले थे, आज ये भी उनके साथ मिल गया। लगता है ये काम भी शुरू भैरों का है। कॉलेज प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया और इस बात की छानबीन करने के लिए उन्होंने पुलिस को बुला लिया। इस बार उस इलाके का एसएचओ यहाँ छानबीन करने आया हुआ था। उसने आते ही उन लड़कों से मुलाकात की मानो वो लोग उसके अपने लोग हैं। फिर लाश की अच्छे से जांच की और बोला, इसे भी किसी ने ऐसे ही मारा है। लगता है कोई तुम लोगों का दुश्मन यहाँ अंदर आ चुका है। भाई से कहकर यहाँ लड़कों की संख्या बढ़ा देना ताकि कोई ऊंच नीच हो तो वो लोग तुम्हारी मदद के लिए अंदर आ जाएंगे। ये सुनकर उन लड़कों का लीडर वंश पाटिल आगे आया। सने उस ऑफिसर से कहकर इस मामले की जांच ठीक से करने के लिए कहा। उस ऑफिसर ने भी उसे जांच ठीक से करने का वचन दिया और एक एक स्टूडेंट से पूछताछ करने लगा। पुलिस को देखकर पूछताछ के दौरान बच्चों ने कई बार ये बताया कि ये लड़का एक गुंडा था और आते जाते लड़कियों को छेड़ता था, तो उस ऑफिसर उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और सिर्फ कातिल के बारे में पूछना शुरू किया। तभी उन गुंडों में से एक ने शौर्य का भी नाम लिया। उस ऑफिसर ने शौर्य को भी एक आई विटनेस की तौर पर बुला लिया। शौर्य ने भी जो देखा वही बताया, कुछ नया नहीं। उसने भी यही कहा कि ये लड़का उस लड़की के इज्जत पर हाथ डाल रहा था, इसीलिए बेमौत मारा गया। ऑफिसर को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो शौर्य से गुस्से से बोला, वो कोई गली का कुत्ता नहीं था जो बेमौत मारा जाए। मुझे सिर्फ ये बता कि तुमने कातिल को देखा या नहीं। ये सुनकर शौर्य ने बड़े आराम से कहा, ये तो शूर भैरों ने कराया होगा। आपको तो पता है कि वो पापियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही रुकता है। ये सुनकर वो ऑफिसर तिलमिला उठा, पर तभी उसकी नज़र वहां आई रोहिणी पर पड़ी। उसने रोहिणी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वंश को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वंश भाई इस बार अच्छा आइटम सेलेक्ट किया है। मन भर जाए तो हमें भी बुला लेना। ये शब्द शौर्य के कानों पर साफ सुनाई दिए। अगले ही पल शौर्य की मुट्ठियां भींच गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस पुलिसवाले की कॉलर को पकड़ा और उसकी कमर में लगी रिवॉल्वर को निकालकर उसके शरीर में 6 की 6 गोलियां उतार दी। शौर्य हर एक गोली के बाद बोल रहा था, वो तुझे आइटम दिखती है। पर यह सब शौर्य के दिमाग के अंदर ही चल रहा था। उसने अपने गुस्से को थोड़ा और दबा दिया। वो आते ही कॉलेज के अंदर रक्तपात नहीं करना चाहता था। उस पुलिसवाले ने बाद में बड़ी ही बदतमीजी से रोहिणी के साथ पूछताछ की और फिर वहां से निकल गया। उसके जाते ही शौर्य भी गायब हो गया। जब उस पुलिसवाले की गाड़ी सुनसान जगह पर पहुंच गई तो अचानक उनके गाड़ी के सामने एक साया आया। उसने आते ही पहले गाड़ी में बैठे कांस्टेबल्स को बेहोश कर दिया। फिर वह साया उस ऑफिसर के सामने आ गया। इस पुलिसवाले ने अपनी बंदूक निकली और उसे चलने की कोशिश की, पर उससे पहले ही उसका हाथ मुड़ गया और उस बंदूक के अंदर की 6 की 6 गोलियां उस ऑफिसर के शरीर में उतार दी। उसके बाद उस साये ने धीरे धीरे उस पुलिसवाले की वर्दी उतार दी और उसे बिना कपड़ों के रस्सी से बांधकर पास ही के पेड़ के ऊपर टांग दिया और उसके गले में एक छोटा बोर्ड टांग दिया और उसके ऊपर उसके ही खून से लिख दिया, कॉलेज के गुंडों का पालतू कुत्ता, इसे जीने का कोई हक नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वह साया वापस हवा में गायब हो गया। जब नीतू को ये बात पता चली तो वो भी यहाँ पहुँच गई। उसने उस बोर्ड पर लिखी लिखावट को तुरंत पहचान लिया और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये लिखावट उसी शुरू भैरों की थी और ये पुलिस वाला उसके लिस्ट में पहले नंबर पर था और आज उसका काम तमाम हो चुका था। नीतू ने तुरंत डीजीपी को फ़ोन लगाया और सारी बात साफ साफ बता दी। दूसरी तरफ से डीजीपी बोला, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, पर अब याद रखना तुम्हारे ये पुलिस वाले और उस कॉलेज के अंदर पल रहे वो माफिया के पिल्ले अब नहीं बचने वाले। तो अब मैं चाहूँगा कि तुम बस इसे देखते रहो और कोई एक्शन मत लेना। वो भी तुमसे यही चाहता होगा। ये सुनकर नीतू का चेहरा उतर गया। इससे डीजीपी ने साफ साफ कह दिया कि वो अब चुपचाप इस तबाही को होते हुए देखे और कुछ भी ना करे। ये उसके वर्क एथिक्स के खिलाफ था, पर वो भी अच्छे से जानती थी कि उसके लोगों ने गुनाहगारों को हमेशा सपोर्ट किया और कमज़ोर लोगों को उनके सामने झुकाने में मदद की थी। जब नीतू ने थोड़ी छानबीन की तो उसे पता चला कि वो पुलिस वाला कॉलेज में हुई उस लड़के के अकस्मात मौत पर काम कर रहा था। नीतू ने तय किया कि वो जाकर दिखेगी कि क्या कॉलेज में उस पुलिस वाले ने कुछ किया है या इसका संबंध किसी और चीज़ से है। केस की छानबीन करने नीतू कॉलेज के अंदर पहुंच गई। उसके साथ 2 लोकल कांस्टेबल्स भी थे।
अंदर आते ही नीतू ने देखा कि कॉलेज के हर कोने में गुंडे और बदमाश लोगों ने अपने अड्डे बनाए थे और वो लोग अति जाति लड़कियों को छेड़ रहे थे। कुछ तो इतने बहादुर थे कि उन्होंने नीतू को भी नहीं छोड़ा और उसको भी उन्होंने छेड़ना शुरू किया। नीतू का गुस्सा आसमान तक जा पहुंचा और उसने इन्वेस्टिगेशन को बगल में रखा और अपने कांस्टेबल से डंडा लिया और उन लड़कों को मारने चली गई। पर उसके साथ आया एक भी कांस्टेबल उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। नीतू ने जब उन्हें पीटने के लिए डंडा मारना चाहा तो एक गुंडे ने आगे आकर बड़ी ही बदतमीजी से उसका डंडा हवा में ही पकड़ लिया और उसे चिढ़ाते हुए बोला, मैडम तुम जैसी आइटम अगर आज रात मिल जाए तो मैं हवालात की हवा खाने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार मैं तुम्हारा स्वाद चखना चाहूँगा। इतना कहकर उस गुंडे ने डंडे को नीतू के हाथ से झटका देकर छीन लिया। उसके बाद उसने नीतू के पास जाने की कोशिश की तो नीतू ने उसे एक भूसा जड़ दिया पर उस गुंडे को कोई चोट नहीं लगी। उस गुंडे ने आगे बढ़कर नीतू के कमर में हाथ डाला और उसे अपनी बाहों में भरकर चूमने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक वहां किसी के ताली बजाने की आवाज़ आई। उस लड़के ने भी खुद को रोक लिया और उस तरफ देखने लगा। वहां शौर्य खड़ा था और वो मुस्कुराते हुए नीतू को ही देख रहा था। उसने थोड़ा हंसते हुए कहा, नीतू मैडम इस कॉलेज के अंदर ये गुंडे आए दिन लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालते हैं। अगर आज आपकी भी इज्जत उतार गई तो भी आपको कोई नहीं बचाएगा। और हाँ, आपकी कमर पर लगी बंदूक आपको सिर्फ दिखाने के लिए दी गई है, इसीलिए आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब यहाँ आए हो तो लुट कर चली जाओ। शौर्य की बातों में उपेक्षा थी। उसने उसे याद दिलाया कि वो एक पुलिसवाली है और ये गुंडे उसकी इस मर्यादा को भी नहीं मान सकते, यानी वो मरने के हकदार है। नीतू ने अपने दांत पिसे और अपने घुटने से उस गुंडे के पैरों के बीच वार कर दिया और उस खुद से दूर करके अपनी बंदूक निकाली और उसके सिर पर लगा दी। पर वह गुंडा काफी तेज था, उसने एक झटके से नीतू के हाथ की गन नीचे गिरा दी। बंदूक गिरते ही नीतू हैरान हो गई, पर इस वक्त बंदूक शौर्य के पैरों में आकर गिर गई और शौर्य के अंदर दबा हुआ क्रोध फूट पड़ा। अगले ही पल शौर्य ने बंदूक उठाई और उसे बड़े ही स्टाइल से अनलॉक किया। उसके बाद उसने इसे हाथों से कॉक किया और बंदूक का निशाना उस गुंडे के सिर पर साध दिया और गोली चला दी। उस गुंडे का सिर तरबूजे की तरह फट गया, लेकिन शौर्य वहां रुका नहीं। उसने आगे बढ़कर उस गुंडे के साथियों पर निशाना लगाया और एक के बाद एक गोलियां चलाने लगा। शौर्य किसी हॉलीवुड के हीरो की तरह एक गोली और एक सिर के हिसाब से गुंडों को दिन दहाड़े जान से मारे जा रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सारे गुंडे शौर्य से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि शौर्य अचानक बंदूक हाथ में आते ही वायलेंट हो जाएगा। एक ही समय में शौर्य ने 18 गुंडों की लाशें बिछाई थी। जब मैगजीन खाली हुई तो उसने बंदूक नीतू की तरफ उछाल दी और बोला, लो मैंने गुंडों को अब सबक सिखा दिया है। अब आप जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो काम कर सकते हैं। नीतू, जिसने अभी अभी जो देखा उसे अपने दिमाग के अंदर हैरान होकर प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने खड़े होकर इस लड़के ने लगभग 18 गुंडों को खत्म कर दिया और बाकी गुंडों को कॉलेज से भगा दिया। जब ये लड़का गोली चला रहा था उसकी स्टाइल एकदम हटके थी और उसका निशाना दौड़ते हुए गुंडे के सिर को भी भेद सकता था। इसका मतलब एक ही हो सकता था कि ये लड़का कोई आम लड़का हो ही नहीं सकता था। नीतू ने जैसे तैसे होश संभाला और अपनी बंदूक को शौर्य के ऊपर तान दिया। शौर्य ने तुरंत हाथ ऊपर किए और बोला, हाय रे ये जमाना, मैंने अभी अभी आपकी इज्जत बचाई है और उसके लिए आप मुझ पर ही बंदूक तान रही है। वैसे भी आपकी बंदूक अभी खाली है। इतना कहकर उसने वापस हाथ नीचे किए और बोला, आज इन गुंडों को मैंने नहीं अपने मारा है और आज आप बाहर भी यही स्टेटमेंट दोगी। अगर आपने ये बताया कि इन्हें मैंने मरा है तो लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करेंगे। और हाँ, वैसे भी इन मरे हुए लोगों ने आज तक कई लड़कियों को मारा है तो इनमें से एक भी दूध का धुला नहीं था। इनके साथ आपके कई पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, जैसे कि आपके साथ आए हुए कांस्टेबल भी। जब शौर्य ने ये कहा तो नीतू ने मुड़कर देखा तो उसके साथ से कांस्टेबल्स कोने में दुबक कर खड़े थे। ये देख नीतू को खुद पर और भी अधिक गुस्सा आने लगा। तभी शौर्य ने नीतू के पास पड़ा हुआ पुलिस का डंडा उठाया और धीरे से नीतू से बोला, अगर ऑन ड्यूटी कोई पुलिस वाला शहीद हो जाता है तो सरकार उसे इनाम भी देती है और उसके इसकी अच्छे से छानबीन भी करती है, तो कैसा रहेगा अगर आपके ये निकम्मे कांस्टेबल शहीद हो जाए तो। इतना कहकर शौर्य ने बिजली की रफ्तार से हाथ के डंडे के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़ों को उन कांस्टेबल के सीने में उतार दिया। अब तो नीतू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो अपनी जगह पर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर वो शौर्य के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कॉलेज के अंदर जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जब शौर्य गोलियां चला रहा था उस वक्त हर कोई वहां से भाग चुका था। नीतू ने थरथराते हुए हाथों से अपना फ़ोन निकाला और डीजीपी को फ़ोन लगाया। उसके बाद उसने डीजीपी को वैसा ही बताया जैसा शौर्य ने उसे कहा था। ऊपर से 2 कांस्टेबल भी मारे जाने की खबर उसने डीजीपी को दे दी। डीजीपी भी इस बात से हैरान हो गया कि कॉलेज के अंदर गुंडों का इतना बड़ा अड्डा कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत इस पर कार्यवाही करते हुए शहर के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां के सभी पुलिस वालों को रातों रात बदलने की ऑर्डर्स दिए। साथ ही साथ उनकी जगह पड़ोस के शहर यानी मुंबई से नई टीम और नए पुलिस वालों को यहां ट्रांसफ़र कर दिया।
नई टीम के अंदर 2 पुलिस कमिश्नर थे और 4 एसीपी भी शामिल थे। इन्हें डीजीपी ने साफ ऑर्डर दिए कि 2 दिनों के अंदर कॉलेज के अंदर बैठे गुंडों को खदेड़कर बाहर कर दे। अगर कोई ना माने तो उन्हें वहीं पर खत्म कर दे। साथ ही नीतू को भी वापस मुंबई हेड ऑफिस बुला लिया गया। शहर के कॉलेज में हुए हत्याकांड की खबर हर तरफ आग की तरह फैल गई। पहले ही पूरे शहर में लोग आए दिन होने वाली हत्याओं से थोड़े घबराए हुए थे, पर जैसे ही कॉलेज के अंदर घटी इस घटना की जानकारी उन्हें मिली वो लोग और भी ज्यादा सख्ते में आ गए। यही हाल उन गुंडों के सरगनाओं का था। इन गुंडों के मरने के बाद वो सभी लोग शौर्य को ढूंढने में लग गए थे। क्योंकि शौर्य एक नया स्टूडेंट था तो उसकी जानकारी कॉलेज के अंदर मौजूद नहीं थी। उन गुंडों को मालूम चल गया था कि उनके आदमियों को शौर्य ने ही मारा है, भले ही नीतू ने मीडिया में उनकी हत्या की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। पूरे शहर में पूरी रात गुंडों की गाड़ियां रास्ते पर उद्यम मचाती रही। कई जगहों पर उन्होंने रास्ता बंद करने की कोशिश की तो कुछ जगहों पर दुकानें जलाई गई। ऊपर से लोकल पुलिस ने उन्हें ये सब करने से रोकने की कोशिश भी नहीं की। पूरी रात शहर में तबाही मची थी, पर शौर्य ने भी ये सब चुपचाप देख और उन गुंडों को अपने दिमाग में फिट कर लिया, क्योंकि जब वो शिकार पर निकलेगा तो वो इन्हें अच्छे से उनके कर्मों का फल दे देगा। पूरी रात शौर्य ने इस बात का ध्यान रखा कि किसी मासूम की इसमें जान ना चली जाए। क्या इन गुंडों का नेक्सस मार्तन सालार के नेक्सस से भी बड़ा था? क्या इन गुंडों के पीछे किसी एक गिरोह का हाथ है? कौन है इनके पीछे? क्या आने वाली नई टीम इनके खिलाफ कोई एक्शन ले भी पाएगी या नहीं? 264 कॉलेज और अंडरवर्ल्ड। शौर्य जिस छोटे शहर के अंदर आए हुआ था वो असल में छोटा नहीं था। बस वो मुंबई से थोड़ा छोटा था, पर इसकी आबादी भी लगभग मुंबई जितनी थी। आज पूरा शहर हाई अलर्ट पर था और पूरे शहर में धारा 144 लगी हुई थी। डीजीपी ने भेजी हुई टीम इस मामले की गहराई से जांच में लगी हुई थी। इधर शौर्य अपने हर दिन के हिसाब से आज काम पे ना जाकर कॉलेज आया हुआ था। कॉलेज जिन लोगों ने उसे अंधाधुंध गोलियां चलते हुए देखा था वो लोग अब उससे थोड़ा दूर हो गए थे। पर कॉलेज के अंदर इस वक्त पुलिस का सख्त पहरा था, जिस वजह से इन गुंडों को शौर्य के खिलाफ कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। पर कहते हैं ना, कुछ नादान परिंदे ऐसी पुलिस और उनके घेरे को नहीं मानते। उनमें से एक गैंग था डेविड का गैंग। डेविड सुर्वे यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का नेता था। उसने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मदद से कॉलेज के अंदर स्टूडेंट यूनियन को बनाया था और उसका इस्तेमाल करके उसने अपनी एक गैंग भी तैयार की थी। डेविड गैंग ज़्यादातर कॉलेज के अंदर लड़कों और लड़कियों को परेश करने में, उन्हें कॉलेज में ना बैठने देने में और कभी कभी लड़कियों के साथ उनके हॉस्टल में घुसकर जबरदस्ती करने में भी आगे थी। कल जिस लड़के ने नीतू के ऊपर हाथ डाला था वो भी डेविड के गैंग से ही था। जब इन लोगों को पता चला कि शौर्य कॉलेज में आया हुआ है तो उन्होंने उसे उठने का प्लान बनाया और सीधा कॉलेज के अंदर आकर शौर्य को घेर लिया। जो पुलिस वाले इस वक्त ऑन ड्यूटी थे वो लोग कुछ एक्शन ले पाते उससे पहले ही उन लोगों ने शौर्य को उठा लिया और उसे लेकर कॉलेज से बाहर चले गए। शौर्य भी आज डेविड का दी एंड करना चाहता था, तो वो भी उनके साथ जाने के लिए तुरंत मान गया। पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि उन गुंडों को मारने वाला कॉलेज का एक स्टूडेंट था, तो उन्हें लगा कि इन गुंडों ने उनके ही किसी साथ को उठा लिया होगा। उन्होंने इस बात को पूरी तरह इग्नोर किया और अपने काम में लग गए। इधर उन गुंडों ने शौर्य को कॉलेज से थोड़ी दूरी पर एक ऑफिस पर लाया था। शौर्य भी आराम से उनके साथ यहां पहुंच गया और उनके पीछे अंदर चला आया। अंदर एक 25 साल का लड़का मुंह में सिगरेट पकड़कर शौर्य को गुस्से से देख रहा था। उस लड़के ने अपना हाथ टेबल पर पटका और गुस्से से सिगरेट को शौर्य की ओर थूककर बोला, साले तेरी ये हिम्मत कि तू मेरी एरिया में आकर मेरे ही लड़कों को ठोकेगा? लगता है तुझे मेरी दहशत नहीं मालूम। तभी शौर्य ने भी टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाली और अपने मुंह में रखा। उसने अपनी उंगली को सिगरेट के आगे किया। शौर्य की हरकत देखकर सभी लड़के उसके ऊपर हंसने लगे, पर अगले ही पल उनकी हंसी अचानक बंद हो गई क्योंकि शौर्य के उंगली से एक लाल आग की लपट निकल रही थी। शौर्य ने फिर उस लड़के की ओर देखा और बोला, मैं इस शहर में सिर्फ इसीलिए आया हूं ताकि तुम जैसे पापियों को और तुम्हारे ऊपर बैठे उन सरगनाओं को उनके अंजाम तक पहुंचा सकूं। लोग मुझे अब एक अलग नाम से पहचानते हैं। हाँ, मुझे याद आया, वो मुझे प्यार और सम्मान के साथ शुरू भैरो कहते हैं। शौर्य ने ये कहा और अपनी उंगली पर जल रही लपट को बगल में खड़े लड़के के ऊपर झटक दिया और अगले ही पल वह लड़का आग से घिर गया और चीखते चिल्लाते हुए राख में तब्दील हो गया। वहां खड़े बाकी लड़के तुरंत पीछे हटकर दीवार से सटकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था, पर अभी भी डेविड को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, तुम मेरे साथ पंगा नहीं ले सकते। मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर हूं और मेरे एक इशारे पर मैं पूरे शहर को जलाकर राख कर सकता हूं। ये सुनकर शौर्य ने हाथ में एक और आग की लपट प्रकट की और बोला, हाँ मालूम है, बाप को मत सिखा, पर तुझे ये मालूम है कि मैं इस एक चिंगारी से तुझे जलकर अभी यहाँ भस्म कर सकता हूँ। शौर्य के सवाल पर डेविड ने टेबल के नीचे से हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ में एक बरेटा 99 पिस्तौल थी। उसने बिना रुके शौर्य पर धड़ाधड़ गोलियां चला दी।
पर उसके सामने शौर्य बैठा था जिसे ये गोलियां कभी छू भी नहीं सकती थी। डेविड ने चलाई हुई एक भी गोली शौर्य को नहीं लगी। तभी शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसके डर से भरे चेहरे को देखा और बोला, बेटा डेविड, मैंने बोला ना कि मैं तेरा बाप हूं और बाप के सामने ज़्यादा शानपटी नहीं दिखाने का। तभी डेविड ने अपने हाथ ऊपर किए और घबराते हुए बोला, मेरे पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। वो लोग उस मिनिस्टर मार्टन की तरह बिल्कुल नहीं है। वो लोग इतने खतरनाक है कि तुम्हें इस दुनिया के किसी भी कोने से निकालकर खत्म कर देंगे। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, लगता है तेरे पास कुछ राज है जो मेरे काम आएंगे। इतना कहकर शौर्य ने पहले अपना हाथ डेविड के सिर के ऊपर रखा और उसकी मेमोरी जांची, फिर अपनी 2 उंगलियों को उसके सामने किया। अगले ही पल डेविड के राइट साइड पर एक बड़ा छेद बन गया, उसके बाद उसके लेफ्ट साइड पर एक बड़ा चीर बन गया। डेविड हैरानी से शौर्य की खाली उंगलियों की तरफ ही देख रहा था और उसकी जान उसके शरीर से निकल गई। वो बेचारा तो यही सोचते हुए मारा गया कि उसे आखिर किस चीज़ से मारा गया। उसके बाद शौर्य ने आराम से टेबल पर गिरी हुई डेविड की बंदूक उठाई और उसके अंदर की मैगजीन निकाली और अपने रिंग से दूसरी मैगजीन निकलकर उसके अंदर डाल दी। फिर शौर्य ने आराम से ही वहां मौजूद गुंडों को एक के बाद एक किसी टारगेट प्रैक्टिस के डमीज की तरह तोड़ दिया। शौर्य एकदम आराम से टहलते हुए, भागते बिलखते, चीखते चिल्लाते हुए गुंडों को ठोक रहा था। उसकी आंखों में कोई दया और माफ़ी नहीं थी। अगले 10 मिनट में पूरा डेविड गैंग निपट गया था। जब शौर्य बाहर आया तो उसने पश्चिम दिशा की ओर देखा और बोला, लगता है इसका नेटवर्क सच में मिनिस्टर मार्टन से बड़ा है। यही सोचते हुए शौर्य वापस कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ। जब वो अंदर आया तो बाकी स्टूडेंट्स उसे बड़े ही हैरानी से देख रहे थे। आज पूरे शहर में धारा 144 लगी थी, इस वजह से संचार के सारे माध्यम बंद थे। जब दोपहर तक कॉलेज के अंदर नया कुछ नहीं हुआ और किसी और गैंग ने कॉलेज के अंदर कदम नहीं रखा तो पुलिस का पहरा थोड़ा शिथिल हो गया। साथ ही धीरे धीरे सारे संचार सुचारू रूप से शुरू हुए। पर जैसे ही सभी के फ़ोन पर सिग्नल वापस आया वैसे ही उन्हें पता चला कि डेविड गैंग को किसी ने आज उनके ऑफिस के अंदर जाकर निपटा दिया है। इधर डेविड गैंग के खात्मे से बाकी गैंग वाले इतनी चिंता में नहीं थे, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से मालूम था कि असली गैंगस्टर्स तो आज बाहर ही नहीं निकले हैं। असल में कॉलेज के अंदर कई छोटी मोटी गैंग्स सक्रिय थी, पर उनमें सिर्फ 4 गैंग ही सबसे पावरफुल गैंग थी। इन गैंग्स की ताकत इतनी थी कि वो चाहे तो यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स को भी हिला सकते थे। इन 4 गैंग्स में भी सबसे कमज़ोर था इरफान शेख का गैंग। उसके ऊपर आता था देवा गैंग और उसके ऊपर था रूपेश गैंग और सबसे टॉप पर था प्रकाश गैंग। इन चारों गैंग ने कॉलेज को समय के हिसाब से बांट लिया था। सुबह 7 से 10 बजे तक इनमें से कोई गैंग कॉलेज में एक्टिव नहीं रहती थी, पर 10 के बाद सबसे पहले समय होता था इरफान का गैंग। उसके बाद ठीक 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक देवा गैंग कॉलेज में होता था और 2 से लेकर 4 बजे तक रूपेश का गैंग होता था और शाम 4 से आगे प्रकाश का गैंग होता था। जब एक गैंग अंदर होती थी तो बाकी 3 गैंग्स गेट के बाहर अपनी दहशत जमाती थी, पर एक दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाते थे। कॉलेज की ये गैंग्स सिर्फ गैंग्स नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड की छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कॉलेज के अंदर रहकर यहाँ से अंडरवर्ल्ड को नए लड़के और उनके लिए लड़कियों को भी सप्लाई किया करते थे। साथ ही ये कॉलेज उनके ड्रग्स का सबसे बड़ा मार्केट भी था। प्रकाश का गैंग, जो सबसे मजबूत गैंग मान जाता था, वो खास अफगानिस्तान से भारत के अंदर ड्रग्स लेकर आता था और उन्हें इन कॉलेज के बच्चों को बेचता था। वहीं रूपेश और बाकी लोगों के गैंग्स लड़कियों को किडनैप करना और उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे शरीर बेचने का धंधा करवाना, ये सब करते थे। इन गैंग्स ने मिलकर कॉलेज के बाहर एक बड़ा रेड लाइट एरिया भी शुरू किया था। इन गैंग्स का आतंक शहर के अंदर और मार्केट में नहीं था, इस वजह से बाहर के लोगों को इनसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, पर जवान लड़कियों के माँ बाप को इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। शौर्य ने कॉलेज के अंदर आकर इन गैंग्स के साम्राज्य को खुली चुनौती दी थी। इन सभी गैंग्स ने भी अपनी नज़र शौर्य पर गड़ाई हुई थी। शौर्य को भी ये अच्छे से समझ आ चुका था कि ये कॉलेज क्यों आम कॉलेज की तरह काम नहीं करता और इसके अंदर इन गैंगस्टर्स ने अपना अड्डा कैसे बनाया। इस कॉलेज की भी बहुत पुरानी कहानी है। इस शहर में एक महान व्यक्ति थे जिन्हें उनके कार्य के लिए पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने इस कॉलेज की शुरुआत गरीब बच्चों को मुफ्त और कम दामों में अच्छी शिक्षा देने हेतु किया था। पर उनके देहांत के बाद शहर के एक नामी गैंगस्टर ने इस कॉलेज के मैनेजमेंट के अंदर एंट्री मारी और बाकी संस्था के मेंबर्स को डरा धमकाकर वो खुद इसका चेयरमैन बन गया। अब अगर एक गैंगस्टर खुद इसका चेयरमैन बन जाए तो कॉलेज का बुरा हाल तो होना ही था। इसी गैंगस्टर ने बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोगों से मोटी रकम वसूली और अपनी अपनी गैंग्स की यहाँ शाखाएं खोल दी। अब ये गैंग्स इतनी बड़ी हो गई है कि कॉलेज में इनका अब अंधा राज चलने लगा था। ऊपर से अंडरवर्ल्ड के लोगों की वजह से आज तक कोई पुलिस वाला यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था और उन्हें खुश रखने के लिए अंडरवर्ल्ड वाले हर महीने पुलिस वालों की तनख्वाह से ज़्यादा पैसे उनके पास पैकेट में भेजते थे। अब जब कॉलेज के अंदर चल रही गैंग्स इतनी गहराई तक कॉलेज में फैली थी तो उन्हें एक दिन में कुछ गुंडों को मारकर नहीं मिटाया जा सकता था, और ये बात शौर्य भी अच्छे से जानता था। शौर्य ने अब अपना अगला टारगेट इन गैंग्स के लीडर्स को नहीं तो कॉलेज के चेयरमैन को बनाने का सोचा,
क्योंकि उसे पता था कि इन छोटी मोटी गैंग्स को वो एक ही रात में आराम से खत्म कर देगा, पर ये चेयरमैन हट जाता है तो इन गैंग्स को कमज़ोर किया जा सकता है। शौर्य ऐसे ही सोचते सोचते कब कॉलेज से बाहर निकला उसे पता भी नहीं चला। जब वह कॉलेज से बाहर निकलकर कुछ दूरी तक पहुंचा तो अचानक एक कांच की बियर की बोतल उड़ते हुए आई और उसके सिर पर लग गई। मतलब शौर्य ने उसे अपने सिर पर लगाने दिया। फिर उसने नाटक करते हुए अपने आसपास देखा तो पाया कि एक काला लेकिन घुंघराले बालों वाला लड़का आंखों पर गोल फ्रेम का काला चश्मा पहने शौर्य को तिरछी मुस्कान के साथ देख रहा था। उस लड़के के आसपास कई लड़के शौर्य को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि इनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। तभी वो लड़का शौर्य देखते हुए बोला, क्या बे चिकने, हाथ में घोड़ा आते ही तू क्या रैम्बो बन जाता है क्या? कल तो बड़ा दौड़ा दौड़ा कर मेरे लड़कों को मार रहा था तू, क्या अब नहीं मारेगा हमें? शौर्य ने दर्द में करहाते हुए कहा, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कल किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए। ये सुनकर उस लड़के ने चेहरे पर हैरानी के भाव लाते हुए कहा, अरे बाप रे, फिर हमसे कोई गलती हुई क्या रे? ये शौर्य नहीं है क्या जिसने हमारे लड़कों को कल ठोका था? मुझे माफ़ करना ब्रो, मुझे लगा तुम शौर्य ही हो, तुम जा सकते हो। ऐसा कहते हुए उसने शौर्य को जाने का इशारा किया। शौर्य भी दर्द में सिर पकड़ते हुए पीछे मुड़ा। तभी एक लड़के ने अपने हाथ की बोतल फिर एक बार शौर्य की ओर फेंक दी, पर अचानक वह बोतल हवा में ही पलट गई और सीधा उस लड़के के सिर पर जाकर लगी जो इनका लीडर बनकर आया था। बोतल सिर पर लगते ही उसका सिर फट गया और वो दर्द में करहाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर शौर्य पलट गया और डरते हुए बोला, भाई आपको क्या हुआ है? आपको किसी ने मारा क्या? अरे बाप रे, आपके सिर से तो खून निकल रहा है। कोई तो एम्बुलेंस को बुलाओ, हमें इन्हें जल्द से जल्द दवाखाने ले जाना होगा। शौर्य की ऐसी बातें सुनकर वहां मौजूद लड़कों को अब लगाने लगा कि ये लड़का सच में शौर्य नहीं है। शौर्य उस लड़के के पास आया और उसने उसके सिर के घाव को पकड़ा और उसे आगे ले जाने की एक्टिंग करने लगा। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद उसने अपने हाथ से अचानक ही झटका दे दिया और उस लड़के की गर्दन टूटकर शौर्य के हाथ में आ गई। शौर्य ने फिर एक बार डरने की एक्टिंग करते हुए जोर से चिल्लाया, आ खून खून। इतना कहकर उसने उस लड़के के सिर को बाकी लड़कों का ओर फेंक दिया। बाकी लड़के भी कुछ समझ पाते उनके हाथ में उस लड़के का कटा हुआ सिर था और उस लड़के की बिना सिर की लाश वहां गिरी हुई थी। एक लड़का जोर से चीखा, गोलिया भाई ये क्या हुआ? अबे इसे खत्म कर दो, इसने हमारे भाई के छोटे भाई को मार दिया है। ये सुनकर सभी लोग शौर्य को मारने के लिए दौड़े, पर शौर्य अब अपनी ओवर एक्टिंग से बाहर आ गया था और सीरियस होकर बोला, मैं एक तो आगे से किसी को छेड़ता नहीं और छेड़ा तो छोड़ता नहीं। इतना कहकर शौर्य ने ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी पसंदीदा इटालियन मेड बंदूक निकली जिसे उसने मॉडिफाई किया था, और उसके बाद किसी एक्शन हीरो की तरह उसने दोनों हाथों से गन को पकड़ा और दे दनादन गोलियां बरसाने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सभी बाकी लड़कों की लाशें भी वहां गिरी हुई मिली। शौर्य ने अपनी गन अंगूठी के अंदर रखी और वहां से ऐसे चला गया जैसे यहाँ कुछ हुआ भी नहीं। ये जगह काफ़ी सुनसान थी, इसलिए यहाँ लोगों का आना जाना भी बहुत कम था। पंजाब शौर्य घर पहुंचा तब यहाँ हंगामा मच गया था। क्या गोलिया को मारकर शौर्य ने किसी बड़े दुश्मन को छेद दिया है? क्या शौर्य कब तक इन छोटे मोटे लोगों को मारता रहेगा? क्या इन गैंग्स का सच में कोई बड़ा कनेक्शन भी है? 265 सिस्टम अपग्रेड और विक्रांत का अंत। सुनसान रास्ते पर शौर्य ने गोलिया नाम के गुंडे का काम तमाम कर दिया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये लड़का किस गैंग से है, बस रास्ते में मिल गया तो ठोक दिया। इधर बाकी गैंग्स ने शौर्य की जानकारी निकाली और उसे उसके घर से उठाने की पूरी योजना बना ली। पर उनकी योजना पर पानी तब फिर जब सभी को गोलिया के मरने की खबर मिली। जब उन्हें पता चला कि गोलिया और उसके साथ गए लड़कों को सुनसान रास्ते पर किसी ने मार के फेंक दिया है। इस खबर से सारे गैंग वाले सख्ते में आ चुके थे, क्योंकि उन सभी को पता था कि गोलिया भाई किसका छोटा भाई था। ये कॉलेज के चेयरमैन का छोटा भाई था जिसने कॉलेज के अंदर अपना गुंडा राज प्रस्थापित किया था। अब तक सिर्फ छोटे मोटे गुंडे मारे जा रहे थे, तब सब कुछ ठीक था, पर अब ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। कॉलेज का चेयरमैन विक्रांत भगत एक जाना माना गुंडा और स्मगलर था। उसने खुद को समाज में अच्छा दिखाने के लिए कॉलेज को अपने नाम करवाया और किसी भी काले काम में वो सीधा शामिल होने की बजाय सारे बुरे काम गोलिया और उसका पालतू कुत्ता संकेत की मदद से करता था। आज शौर्य ने उसके भाई को ही रास्ते से हटा दिया था। अब इसका हिसाब तो होने वाला था ही। जैसे ही अपने भाई की मौत की खबर विक्रांत को पता चली, वो आग बबूला हो गया और उसने अपनी भाई की चिता को अग्नि देने से पहले उसके कातिल को खत्म करने की शपथ ली। उसने शहर के अपने सभी गुंडों और आदमियों को एकत्रित किया और शौर्य को ढूंढने के लिए निकल गया। रात 8 बजे के आसपास शौर्य और अद्विका अपने घर के अंदर बैठकर आराम से बातें कर रहे थे, पर उसी वक्त उस्ताद के घर के सामने कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। ये सभी विक्रांत के आदमी थे। विक्रांत के हलचल की खबर शहर में आई हुई पुलिस के नई टीम को पता चल गई, जिस वजह से उन्होंने भी तुरंत इस बात पर हरकत की और विक्रांत की गाड़ियां शौर्य के घर के सामने रुकते ही उन्होंने आकर विक्रांत को घेर लिया।
अपने सामने पुलिस की दंगल नियंत्रक दल और कई सारी गाड़ियों को देखकर विक्रांत भी हैरान हो गया। तभी पुलिस के बीच से आंखों पर चश्मा लगाए और हाथ में बंदूक लिए एक आईपीएस ऑफिसर विक्रांत के सामने आया और बोला, क्यों बे चूहे, बाहर निकल ही गया तू आज? क्या हुआ, अपने भाई की मौत का तुझे ज्यादा दुख हुआ क्या? उस ऑफिसर की बात सुनकर संकेत आगे आया और बोला, ए ऑफिसर, अपनी आवाज नीचे रख। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? ये सुनते ही अचानक उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी बंदूक संकेत के मुंह में घुसेड़ दी और उसे गाड़ी के बोनेट पर लिटाते हुए बोला, क्यों ये चूहा कोई बहुत बड़ा तोप है क्या जो मैं उससे डरूंगा? तू मुझे जानता है मैं कौन हूं? नहीं ना तो क्यों भौंक रहा बे? इतना कहते ही उस ऑफिसर ने अपनी बंदूक से एक गोली संकेत के मुंह में उतार दी। संकेत वहीं पर ढेर हो गया। तभी बालकनी से शौर्य बाहर आया और बोला, ऑफिसर, ये शहर का कचरा आज रात तक साफ कर दो वरना पूरी रात मुझे जागना पड़ेगा। ये सुनकर उस ऑफिसर ने विक्रांत को एक नज़र दी और बोला, तेरे पास अगले 2 घंटे है अपने भाई का अंतिम संस्कार करके उसे निपटाने के लिए, वरना उसके बाद तेरी और उसकी चिता को अग्नि देने के लिए कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर विक्रांत, जिसने अपने गुस्से को दबाए रखा था, अचानक फुट पड़ा और उसने बंदूक निकाली और उस ऑफिसर के ऊपर तान दी और बोला, तू एक पुलिसवाला होकर उस लड़के की बात सुन सकता है पर मेरी बात नहीं सुनता, इसका मतलब तू भी उसके साथ मिला हुआ है। ये सुनकर वो ऑफिसर हंसने लगा। उसने विक्रांत के लिए तालियां बजाई और बोला, तेरी बात ही तो आज तक हमारे डिपार्टमेंट के लोग सुन रहे थे ना, तो क्या हुआ? उसी वजह से आज तू इतना बड़ा बन गया ना, पर क्या करे, हम लोग तेरे पालतू लोग नहीं है। हम सब आज ही इस शहर में आए हैं और हम लोग तुमसे नहीं डरते। हम इसीलिए तेरी बात नहीं सुनेंगे पर आम जनता की बात जरूर सुनेंगे। विक्रांत को उस ऑफिसर की बातें पसंद नहीं आई, पर संकेत की बॉडी को देखकर उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान महसूस हुआ। इस ऑफिसर ने उसके ही सामने उसके सबसे वफादार आदमी को उड़ा दिया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। विक्रांत ने एक बार बालकनी की तरफ देखा जहां शौर्य हाथ बांधकर खड़ा था। विक्रांत ने फिर दांत पीसते हुए कहा, आज तो तू बच गया पर कितनी देर तक बचेगा? कल नहीं तो परसों मैं तुझे मार ही दूंगा। तभी शौर्य के पीछे से आवाज आए, अबे ओ डेढ़ पसली, तू कल तक जिंदा रहेगा तो ही मेरे पति के सामने आ पाएगा। अगर यहाँ से जल्दी नहीं गया तो मैं खुद नीचे आकर तेरे टुकड़े कर दूंगी। अद्विका धीरे धीरे शौर्य के पीछे से आगे आए। अद्विका को देखकर विक्रांत और उसके आदमियों की आंखें चमक गई, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी थी। पर वो लोग उसकी तीखी जुबान से थोड़ा डर भी गए थे। विक्रांत ने शौर्य को देखकर एक कुटिल स्माइल दी और अपनी गाड़ियों में अपने आदमियों लेकर वहां से चला गया। तभी वह ऑफिसर दौड़ते हुए सीधी से ऊपर आया और शौर्य के गले लग गया और बोला, वारे मेरे डिलीवरी बॉय, तूने अज्ञातवास के नाम पर यह काम चालू किया है। ये सुनकर शौर्य ने विराज को गले से अलग करते हुए बोला, भाई अब हमारी शादियां हो चुकी है तो ऐसे चिपकना बंद किया करो। भाभी क्या कहेगी? ये ऑफिसर कोई और नहीं विराज ही था जिसे यहाँ रातों रात ट्रांसफर देकर भेजा था। इसका कारण था कि विराज और इशिता ही ऐसे अजीब और खतरनाक मामलों को संभाल सकते थे। शौर्य ने उसके बाद विराज को देखा और उसे चंद्रहास पकड़ाते हुए बोला, मुझे लगता है कि आज रात तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर विराज ने चंद्रहास को लेने से मना किया और बोला, नहीं भाई, इसे तुम्हारे पास ही रहने दो। मैं और मेरी टीम आज इस विक्रांत का अकाउंट क्लोज कर देंगे, पर उसके बाद हम लोग सिर्फ लाशें गिनेंगे, क्योंकि इसकी वजह से बाकी गैंग्स ने जो पाप किया है उन्हें आसान मौत तो बिल्कुल भी मत देना। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आज तुमने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। ठीक है तो फिर मैं बाकी गैंग्स को संभाल लूंगा, पर विक्रांत तुम छोड़ना मत। विराज ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वहां से मुड़कर अपनी फोर्स के साथ वहां से चला गया। तभी शौर्य के सिर में एक बहुत ही मीठी और प्यारी आवाज सुनाई दी, सिस्टम अपग्रेड सक्सेसफुल, क्रिएटिंग न्यू इंटरफेस, लोडिंग डेटा, लोडिंग मिशन पैनल, रिवॉर्ड सिस्टम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तभी शौर्य को सिस्टम की पुरानी आवाज सुनाई दी, होस्ट देरी के लिए माफी चाहती हूँ, पर मुझे ब्रह्मदेव ने कुछ खास शक्तियां दी है। अब मैं ओमनीपोटेंट और ओ बन चुकी हूँ। ये सुनकर शौर्य भी हैरानी से अपने सामने खुले पैनल को देखने लगा। पैनल पर उसकी जानकारी साफ साफ दिखाई दे रही थी। नाम, शौर्य अग्निहोत्री। कुल, अग्निकुल। गोत्र, अग्निहोत्र। साधना, भैरव साधना। साधना स्तर, संत अधिपति अर्ध सम्राट स्तर। बल्डलाइन, तवत्सर। कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट, कनक, कवन, अग्निशिखा, धरेंद्र, ध्वनिल, नागशिखा, गरुड़ और कुछ खास भेड़ बकरियां। मिशन, कॉलेज की गैंग्स का सफाया ऑनगोइंग। ये देखकर शौर्य खुश होने की बजाय ज्यादा गुस्सा हो गया और बोला, सिस्टम में यहाँ कोई गेम खेलने नहीं आया हूँ, ऐसी फालतू की चीजें दिखाकर मेरा दिमाग खराब मत करो। शौर्य की आवाज सुनकर सिस्टम ने तुरंत सामने बना इंटरफेस बदल दिया। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप 0, पुण्य 35%, 65% और पुण्य की आवश्यकता। ये देखकर शौर्य ने कहा, हाँ ये हुई ना काम की बात, अब बाकी की बातें मुझे मत दिखाओ और सिर्फ इसे दिखाते रहो और अधिक से अधिक पुण्य कमाने के रास्ते दिखाया करो। ये सुनकर सिस्टम ने हाँ में जवाब दिया, फिर उसने सामने का पैनल बदल दिया।
इस बार सामने लिखा था पुरस्कार और नीचे कई सारी चीज़ों को तस्वीरें थी और उनके पूरे बंद तले का निशान था। ये देखकर शौर्य का दिमाग खराब हो गया और बोला, अब ये क्या है सिस्टम? होस्ट, ये आपको मिलने वाले रिवॉर्ड्स है पर इस वक्त ये सक्रिय नहीं है। ये सारे आपके समर लोग जाते ही सक्रिय हो जाएंगे। ये सुनकर शौर्य ने उस पैनल को हटा दिया और बोला, अब जब ये मेरे किसी काम का है ही नहीं तो मैं उसे भला क्यों देखूंगा? होस्ट, ऐसा नहीं है, ये सारे रिवॉर्ड्स आपको समरलोक में सबसे अधिक शक्तिशाली बनने में मदद करेंगे। तो ठीक है, इसे हम समरलोक में जाने के बाद देखेंगे। फिलहाल अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो मिशन का क्या फंडा है। तभी सिस्टम अपने छोटे बच्चे के रूप में शौर्य के सामने आए और अपनी जीभ निकालकर चिढ़ाते हुए गुस्से से बोली, तुमने पहले मुझे उसे दिखाने से मना कर दिया था तो मैं अब उसे तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो। इतना कहकर वो कमरे में इधर उधर भागते हुए अद्विका की गोद में जाकर बैठ गई। अद्विका ने भी सिस्टम को गोद में लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। शौर्य ये देखकर हताश हो गया और वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसने भी उसे ज्यादा पूछने की जिल्लत नहीं उठाई। इधर विक्रांत अपने घर पहुंचा और घर के अंदर अपने हाथ जो भी आया उसे उठा उठाकर पटकने लगा। उसका सारा गुस्सा अपने घर के सारे सामान पर निकलने लगा था। उसने फिर चिल्लाते हुए कहा, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। उसके इतना कहते ही उसके सभी आदमी गोलिया और संकेत के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। 2 घंटे में उनकी चिता को अग्नि देकर विक्रांत ने वहीं खड़े खड़े कसम खाई, मैं उस लड़के और उसकी बीवी को इतनी बुरी मौत दूंगा कि पूरी दुनिया इसे देखते रह जाएगी। तभी वहां कई सारी पुलिस की गाड़ियां आए और एक के बाद एक पुलिस के लोग बाहर निकल आए। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हाथ में बड़ी मशीन गन पकड़ी हुई थी। विक्रांत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देखते ही देखते पूरे शमशान को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। तभी एक सुंदर लड़की पुलिस के यूनिफॉर्म में गाड़ी से उतरी। उसके पीछे विराज और उसकी टीम थी। ये लड़की इशिका थी। इशिका ने विक्रांत को देखते हुए कहा, वैसे तुमने थोड़ी देर पहले इनकी चिता को अग्नि ना देने की शपथ भी ली थी ना, तो क्या हुआ? तुमने उसे पूरा नहीं किया और एक और शपथ ले ली। बड़े ही बेशर्म इंसान हो तुम तो। इशिका की बातें विक्रांत के दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग क्या जानो? तुम सिर्फ एक सरकारी कुत्ते हो। तुम जैसे लोग क्या जानोगे कि मैंने अपने भाई को कैसे बड़ा किया था? ये सुनकर इशिका गुस्से से बोली, अच्छा तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत प्यारा था, पर उन मासूम लोगों का क्या जिनकी जिंदगी तुमने उजाड़ दी तो कुछ की बर्बाद कर दी? उन लड़कियों का क्या जिनका तुम्हारे शरीर से भाई ने बाजार में सौदा किया? और उन लड़कियों का क्या जिनकी इज्जत तुम्हारे भाई ने लूटी थी? उस वक्त तुमने उनके परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये सुनकर विक्रांत बोला, उन कीड़े मकोड़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस शहर का बेताज बादशाह हूँ। यहाँ वही होता है जो मुझे मंजूर होता है। मेरा भाई मेरा परिवार था और मेरे परिवार पर आंख उठाने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। तभी इशिका बोली, सही कहा तुमने, परिवार की बात आती है तो मैं और मेरे पति भी काफ़ी सेठी होते हैं। और आज तुमने भी हमारे परिवार को मारने की कसम खाई है तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर विक्रांत कंफ्यूज होकर बोला, तुम्हारा कौन सा परिवार? ये सुनकर इशिका हंसने लगी और बोली, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे तुम नहीं समझ पाओगे। बॉय, जिन्हें और इनके आदमियों को यही शमशान में मुखाग्नि प्रदान करो। इतना कहते ही सभी पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें लोड की और विक्रांत और उसके आदमियों पर निशाना साध लिया। अगले ही पल सारे पुलिस वालों ने मिलकर विक्रांत और उसके सभी आदमियों को शमशान के अंदर की खत्म कर दिया। शमशान पूरा का पूरा खून और लाशों से भर गया था। इशिका ने सभी पुलिस वालों को वापस जाने का आदेश दे दिया। उनके जाते ही उसने एक बड़ा सा आग का गोला तैयार किया और उन सभी बॉडीज के ऊपर छोड़ दिया। अगले ही पल शमशान के अंदर सारी लाशें जलने लगी, यहाँ तक कि उनका खून भी जलने लगा। कुछ मिनटों बाद पूरा शमशान शांत हो गया था। वहाँ कोई भी लाश नहीं थी, नहीं कोई सबूत था कि इस जगह पर कोई मरा था। वापस आकर इशिका ने रिपोर्ट बनाई और उसके अंदर साफ साफ बताया कि विक्रांत और उसके आदमी शहर छोड़कर भाग गए हैं। दूसरे दिन ये खबर सभी गैंग्स के पास पहुंच गई कि विक्रांत अपने आदमियों के साथ पुलिस के डर से भाग गया है। सभी गैंग्स इस बात से सख्ते में आ गई और उन्होंने अपनी अपनी मैन गैंग्स को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। इन चारों गैंग को एक ही मैन ऑर्गेनाइजेशन चलती थी जो अफ्रीका में कांगो से ऑपरेट करती थी। ये कुछ मैक्सिकन और इटालियन माफिया ने मिलकर बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका नाम रिगलिया था। इस गैंग के अंदर 4 लीडर थे और वो चारों 4 अलग अलग देशों से आए थे और इन्हीं चारों द्वारा विक्रांत के जरिए इन 4 गैंग्स को बनाया गया था। भारत जैसे सर्वाधिक आबादी वाली देश के अंदर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंसान मिलते थे, खासकर लड़कियां, और अपने ड्रग्स और मानव तस्करी के धंधे के लिए उन्हें भारत के ऐसी ही किसी कॉलेज की ज़रूरत थी। पिछले 3 सालों में इन्होंने हज़ारों लोगों को इस शहर से लाकर बेचा था। अभी तक रीगल से अनजान शौर्य सिर्फ इन छोटी गैंग्स पर अब ध्यान देने वाला था। उसे इन्हें एक ही जगह पर लाकर मरना था
और विक्रांत की मौत इन चारों गैंग्स को एक साथ आने पर मजबूर करेगी और इसका फायदा उठाकर शौर्य इन्हें एक ही झटके में खत्म करने की फिर में था। और विक्रांत की मौत के बाद इन चारों गैंग्स ने जो शौर्य चाहता था वही किया। चारों गैंग्स ने आज शाम शहर के बाहर एक खाली जमीन पर मीटिंग रखी। इस मीटिंग में चारों गैंग्स के छोटे से छोटे मेंबर को बुलाया गया और चारों रेगलिया के लीडर्स इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन करने वाले थे। अब इस वक्त चारों गैंग को मिल रहा पुलिस का सपोर्ट भी चला गया था, इसीलिए उन्होंने अब खुद सब कुछ अपने हाथ में लेने का सोचा था। अब इन गैंग्स का टारगेट सिर्फ कॉलेज नहीं था बल्कि पूरा का पूरा शहर बनने वाला था। इसीलिए चारों गैंग्स ने शहर का 4 हिस्सों में बंटवारा करने के लिए इस मीटिंग को आयोजित किया था। पर उन्हें क्या पता कि एक लड़का उनके ही बीच रहकर सब कुछ सुन रहा था। अब क्या करेगा शौर्य? क्या शौर्य रेगलिया तक पहुंच पाएगा? शौर्य, क्या ये गैंग्स आज रात शांति से अपनी मीटिंग कर पाएगी? कैसा होगा गैंग्स द्वारा शहर का बंटवारा? 266 रेगलिया मैं आ रहा हूं। पूरा शहर आज विक्रांत के भाग जाने की बात से हैरान था। कॉलेज प्रशासन और प्रिंसिपल आज बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि आज तक विक्रांत के खौफ की वजह से कॉलेज के प्रोफेसर्स कॉलेज में किसी भी स्टूडेंट को कुछ नहीं कह सकते थे। पर जैसे ही उन्हें विक्रांत के शहर छोड़कर भाग जाने की खबर मिली, उन्होंने सबसे पहले उन गुंडों के नाम सॉर्ट किए और उन्हें कॉलेज से रेस्टिगेट किया और उन पर किसी और कॉलेज में पढ़ने से भी बैन लगा दिया। एक ही घटना से पूरे कॉलेज को एक ही दिन के अंदर साफ कर दिया। साथ ही कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज में उसी दिन जल्दबाजी में पूरे कॉलेज के हर कोने में सीसीटीवी बिठा दिया और उन गुंडों को कॉलेज के गेट के अंदर आने से बैन करवा दिया। कॉलेज प्रशासन का ऐसा रवैया देखकर सारी गैंग्स भी हैरान हो गई थी। इस वक्त वो सभी लोग ये सपना देख रहे थे कि वो लोग कॉलेज से बाहर निकलकर शहर पर अपना कब्जा जमा देंगे, पर अब ये हालात थे कि उन्हें कॉलेज से ही बैन कर दिया था और उनकी आगे की पढ़ाई भी बंद करवा दी थी। सभी गैंग वाले पीछे हट रहे थे, पर प्रकाश पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। उसे पूरे शहर पर कब्जा करने की इच्छा थी। उसने कॉलेज से बाद निपटने का सोचा और वो सीधा शहर पर कब्जा करने की अपनी योजना को काम में लाने के बारे में सोच रहा था। उसने रात को होने वाली सीक्रेट मीटिंग को ऐसे ही होने देने का फैसला किया और बाकी गैंग्स को इसमें कंपलसरी उपस्थित रहने की सूचना दे डाली। इधर प्रकाश के गैंग में ही एक सामान्य सदस्य के रूप में शौर्य सारी बातों पर ध्यान से नज़र रखा हुआ था। आखिर प्रकाश की वजह से सारी गैंग्स आज रात की मीटिंग के लिए तैयार हो गई, पर उन्होंने शर्त रखी कि इस मीटिंग में वो लोग शौर्य का अंत करेंगे। क्योंकि उन सभी के खौफ को मिटाने की शुरुआत हो शौर्य ने कॉलेज में उन 18 गुंडों को मार कर दी थी और इसीलिए उन्होंने शौर्य को सबसे पहले पकड़ने के बारे में कहा। प्रकाश ने भी इस धरती को मानकर अपने कई सारे आदमियों को शौर्य को शहर में ढूंढ कर लाने के लिए भेज दिया। उसने साफ ऑर्डर दिए कि अगर शौर्य नहीं मिला तो वो लोग उसके परिवार को पकड़कर उसके सामने ला सकते हैं। और इसी के चलते जब प्रकाश के आदमियों को शौर्य नहीं मिला तो वो लोग शौर्य के घर पर चले गए। इन गुंडों में शौर्य सभी से आगे था। उसने घर के पास पहुंचते ही बाकी गुंडों को रुकने के लिए कहा और बोला, तुम लोग यहीं रुक जाओ, मेरे पास एक तरकीब है जिससे उसकी पत्नी हमारे साथ दौड़कर अपने आप चली आएगी। ये सुनकर उन गुंडों पर उस पर यकीन नहीं हुआ, पर शौर्य बोला, अरे भाई लोग, बस अपन पर भरोसा करो और अपने को एक मौका दो। अगर वो नहीं आई तो तुम लोग घुस जाना अंदर और उसे उठाकर लेकर आना। ये सुनकर उन गुंडों के साथ आए लीडर ने हंसते हुए कहा, हमने सुना है उस शौर्य की बीवी बहुत ही कड़क माल है, लगता है तेरा उस पर दिल आ गया है, जा तू भी क्या याद रखेगा। तभी शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, टेंशन मत लो, मैं इसे जरूर याद रखूंगा और सारा हिसाब करूंगा। शौर्य की बात किसी को समझ नहीं आई और वो लोग उसे जाने देने लगे। शौर्य तुरंत अपने डिलीवरी बॉय के कपड़ों को पहनकर घर के सामने गया और मुस्कुराते हुए अद्विका से कुछ कहने लगा और अगले ही पल अद्विका ने घर को लॉक किया और शौर्य के साथ नीचे उतरकर आ गई। शौर्य को ऐसे आते देख गुंडों को कुछ समझ नहीं आया, पर उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ियों को घुमाया और वहां से जाने के लिए तैयार हो गए। शौर्य और अद्विका आराम से आकर एक गाड़ी के अंदर बैठ गए और मीटिंग की जगह की ओर निकल गए। आधे घंटे के लगातार ट्रैवल के बाद वो लोग शहर के बाहर एक बड़े से मैदान पर पहुंच गए। यहां पहुंचते ही शौर्य और अद्विका की आंखें चमक उठी। वहीं रक्त सम्राज्ञी जो इस वक्त अद्विका के शरीर में थी वो भी खुशी से उसके चेतना सागर में झूमकर नाचने लगी। तभी सिस्टम की आवाज़ शौर्य के कानों में पड़ी, होस्ट अगर आप इन सभी लोगों को खत्म करते हैं तो आपके पुण्य में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी और आपका पुण्य 40% तक बढ़ जाएगा। यहाँ आए हुए हर आदमी के हाथ मासूमों के खून से सने हुए हैं। इन लोगों ने पिछले कुछ सालों में हजारों लोगों की जानें ली है। अगर आप इन लोगों को खत्म करते हो तो उन लोगों की प्रार्थना का फल आपको प्राप्त होगा और अगर आप इन्हें खत्म करने के बाद अपने नाम का उपयोग करते हैं तो आपके भक्तों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आई। वो अद्विका को अपने साथ लेकर आराम से आगे जाने लगा। इस वक्त स्टेज के ऊपर प्रकाश, रूपेश, इरफान और देवा बैठे हुए थे।
शौर्य अद्विका को उनके सामने लेकर आया और बोला, भाई लोग, अपने को उसके घर से उसकी बीवी मिली है और अपन उसको ये बोलकर लाया कि आज यहाँ बहुत बड़े लोग स्टेज के ऊपर एक खतरनाक शो दिखाने वाले हैं। ये सुनकर उन चारों ने शौर्य को देखा, फिर अद्विका को जब उन्होंने देखा तो वो लोग उसे देखते ही रह गए। उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि अद्विका को देखते ही उनका मन मचल चुका था। पर अद्विका और शौर्य ने इस पर ध्यान अभी दिया और शौर्य ने अद्विका को स्टेज के कोने में खड़ा कर दिया ताकि बाकी गैंग मेंबर्स भी अद्विका को साफ देख सके। तभी रूपेश ने अपना हाथ हिलाया और बोला, यहाँ आए चारों गैंग्स के मेंबर्स, मैं आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि विक्रांत सर हमें छोड़कर अचानक चले गए हैं, तो अब हमारे पास कोई मार्गदर्शक नहीं है। पर चिंता मत करो, आज तक हम कॉलेज की चार दीवारी के अंदर अपना बिजनेस कर रहे थे, पर इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम हमारा एरिया बढ़ाएंगे और इस शहर के ऊपर अपना कब्जा जमाएंगे। पहले हम महीने में 1-2 लड़कियां और कुछ किलो ड्रग्स बेचते थे, पर अब हम हर महीने कम से कम 50 लड़कियां बेचेंगे और कम से कम 100 किलो ड्रग्स एक महीने में बेच देंगे। अब तुम ही सोचो, अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा। इसीलिए आज हम सभी लोग यहाँ आए हैं। तभी प्रकाश ने एक बार सभी को देखा और फिर अद्विका की ओर मुड़ते हुए बोला, हम इस शहर को चारों गैंग्स में बराबर बांटेंगे और फिर हमारा धंधा इसके अंदर शुरू कर देंगे। जैसे जैसे लोग हमारी गैंग के साथ जुड़ेंगे वैसे वैसे हम हमारी गैंग्स को टेरिटरी को बड़ा करते जाएंगे। दोस्तों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि एक दिन हम सभी के लिए मुंबई पर कब्जा करना भी मुश्किल नहीं होगा। ये सुनकर सभी गुंडे जयकारा लगाते हुए बोले, चलो मुंबई मुंबई लेकर रहेंगे। तभी बड़ी स्क्रीन पर अचानक 4 लोग 4 सेक्शन में दिखने लगे। जब शौर्य की नज़र उन पर गई उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी प्रकाश और बाकी 4 लोगों ने अपने सीने पर मुट्ठियां मारी और उन्होंने झुककर प्रणाम किया। शौर्य को तभी समझ में आ गया कि ये चारों इन 4 गैंग्स के माया बाप है। तभी उन चारों में से एक अफ्रीकन मूल का काला आदमी बोला, हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर कमिंग हेयर। मैं आप सभी को सबसे पहले हम चारों की पहचान कराता हूँ। हम चारों एक ही गैंग के लोग हैं और हमारी गैंग को दुनिया भर के लोग रिगालिया कहते हैं। हमारा बिजनेस मेनली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्लेव ट्रेडिंग में ज़्यादा होता है और उसके बाद दूसरा मेन काम है ड्रग्स। तो आज मुझे आप लोगों को ये बताना है कि आप लोग अब उस छोटे कॉलेज को छोड़ दो और शहर में अपने पैर पसार दो। मुझे खबर मिली है कि विक्रांत भाग गया है, पर मैं तुम्हें बता दूं, हमारे धंधे के अंदर आप आ तो सकते हो पर बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजाई, पर तभी देवा आगे आया और बोला, मास्टर, हमारे शहर पर हमारी गैंग्स पर पुलिस ने कार्यवाही एक लड़के की वजह से शुरू की थी और उसने हम सभी के गैंग से किसी ना किसी को मारा था। तो हमने सोचा था कि इस शहर के लोगों के सामने सबसे पहले उसकी लाश दिखाए और बाद में हमारा एक्सपेंशन करे, पर वो साला चूहा हमें नहीं मिला, पर उस लड़के की बीवी हमें मिली है। इतना कहकर देवा ने अद्विका की ओर इशारा किया। अद्विका वहां कोने में बिना डरे आराम से खड़ी थी और एक तिरछी मुस्कान के साथ स्क्रीन पर दिख रहे चारों लोगों को ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उन चारों ने अद्विका को ध्यान से देखा, स्क्रीन के उस पार बैठे आदमियों को अचानक डर का एहसास हुआ। तभी अद्विका अपनी जगह से धीरे धीरे लहराते हुए चलकर उस स्क्रीन के सामने सही और बड़ी ही अदा के साथ बोली, हेलो बॉयज। अद्विका की आवाज में थोड़ी शरारत थी, जिसे सुनकर सभी मौजूद लोगों के शरीर में करंट दौड़ गया। वहीं खड़ा शौर्य हल्के से मुस्कुरा रहा था और हल्के से बड़बड़ाया, अगर इतनी प्यारी आवाज में तुम मेरे साथ बात करो तो मैं एक ही बार में क्रिकेट की टीम बना दूं। शौर्य ने ये बात धीरे कहा था, इसीलिए ये बात किसी को सुनाई नहीं दी, पर अद्विका ने ये साफ साफ सुन लिया था। उसने अचानक पीछे मुड़कर शौर्य को अपनी नशीली आंखों से देखा और कातिल मुस्कान दी, जिस देखकर शौर्य की एक धड़कन स्किप कर गई। वहीं स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठे 4 लोगों ने जब अद्विका को देखा उनकी आंखें चमक गई। इतनी खूबसूरत लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उनका दिल भी मचलने लगा। तभी प्रकाश आगे आया और बोला, बॉस, ये उस लड़के की पत्नी है। हम उससे दुश्मनी निकालने के लिए आज इसकी वो हालत करेंगे कि सारी दुनिया इसके खूबसूरती के चर्चे करेगी। प्रकाश के ऐसा कहते ही अद्विका के चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो गए। अद्विका के बदलते भाव देखकर शौर्य समझ गया कि वक्त हो चुका है और उसने अपनी जेब से कुछ पत्थर निकाले और आसमान में फेंक दिए। उसके ऐसा करते ही रात के अंधेरे में एक लाल रंग का बैरियर चारों तरफ तैयार हो गया। इधर स्टेज पर खड़ी अद्विका की ड्रेस सुर्ख लाल रंग की हो गई और अगले ही पल उसके हाथ में एक लंबी और पतली लाल रंग की तलवार प्रकट हो गई। उस तलवार को देखकर वहां खड़ा हर कोई दंग रह गया, क्योंकि उस तलवार से एक डरावनी आभा निकल रही थी। अद्विका ने अपना हाथ तलवार के साथ लहराया और उससे कुछ ही दूरी पर खड़े प्रकाश को अपना पहला शिकार बना दिया। पलक झपकते ही प्रकाश 2 टुकड़ों में बट गया, पर अद्विका वहीं नहीं रुकी। उसने बेरहमी से प्रकाश के और 2 एक्स्ट्रा टुकड़े कर दिए। मंजर इतना भयानक था कि वहां मौजूद लोगों की रूह तक कांप गई। प्रकाश, जो उन सभी में सबसे ताकतवर और चालाक इंसान था, वो इस तरह मारा जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तभी अचानक शौर्य दौड़ते हुए देवा के पास गया और उसने एक ही झटके से देवा का सिर उसके शरीर से बालों को पकड़कर अलग कर दिया।
अगले ही पल सभी के सामने शौर्य का चेहरा एकदम से बदलने लगा और तब जाकर सभी को समझ आया कि शौर्य उनके सामने आ चुका है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने ना आव देखा ना तब स्टेज से सीधा सामने खड़े लोगों में छलांग लगा दी और वहां कोहराम मचा दिया। सारे गुंडे यहाँ वहां दौड़ने लगे। उनके अंदर डर पूरी तरह बैठ गया था। वो ये भी भूल गए कि वो लोग संख्या में अधिक थे। अब बस उनका एक ही टारगेट था और वो था अपनी जान बचाकर इस जगह से दूर भाग जाना। पर जैसे ही वो लोग उस मैदान से बाहर निकले उस लाल रंग के बैरियर से वो लोग टकरा गए, पर उस बैरियर ने उन्हें बिल्कुल भी रोक नहीं और उनका शरीर उस बैरियर को पार कर गया। पर दूसरी तरफ जो गया था वो सिर्फ उनके शरीर की हड्डियां थी। जब बाकी लोगों को ये पता चल तब तक देर हो चुकी थी। कई लोग पहले ही उसके पार कूद गए थे। अब जो वहां तक दौड़कर आए थे वो तुरंत पीछे हट गए और अंदर जाने लगे, पर सामने से साक्षात मौत के देवता आ रहे थे। शौर्य और अद्विका उन लोगों को बड़ी ही बेदर्द तरीके से काट रहे थे। उनका वार उन गुंडों के शरीर के जिस हिस्से पर लगता था वो हिस्सा उनके शरीर से अलग हो रहा था। वहां का कत्लेआम देखकर जिंदा बचे लोगों की भी हवाएं उड़ने लगी थी। उन्हें उल्टियां होने लगी थी। पर शौर्य और अद्विका बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों की लाशें उस मैदान में बिछ गई थी। स्क्रीन के उस पार बैठे रेगालिया के लोग इसे देख रहे थे। उनकी रूह भी कांप चुकी थी। उन्हें अब सामने के नज़ारों को देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अब स्टेज पर सिर्फ इरफान और रूपेश बचे थे जिन्होंने पहले ही डर के मारे सब कुछ गिला कर रहा था। इरफान तो वहां रुककर उल्टियों पे उल्टियां कर रहा था। शौर्य अद्विका के साथ चलते हुए उन दोनों के सामने आया और फिर उसने चुटकी बजाई। उसके ऐसा करते ही दोनों ने सिर उठाकर शौर्य की ओर देखा। उन दोनों ने अपने हाथ जोड़ लिए और माफी मांगना शुरू किया। शौर्य के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। फिर शौर्य ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हें बड़ा मजा आता है ना जब मासूम लोगों को तुम बेरहमी से मारते हो। अब क्या हुआ, अब खुश हो जाओ और जश्न मनाओ क्योंकि अब भी तो लोग मारे गए हैं ना। शौर्य की बात सुनकर रूपेश ने एक और बार उल्टी कर दी, पर शौर्य ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और इरफान के पास गया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक लंबी लोहे की छड़ प्रकट हो गई। फिर शौर्य ने इरफान को देखा और बोला, इरफान मैंने सुना है कि पिछले साल तुमने एक लड़की को ऐसे ही छड़ से मारा था। ये सुनकर इरफान की आंखें फट गई क्योंकि उसे अच्छे से पता चल गया कि शौर्य उसके साथ क्या करने वाला है। और अगले ही पल उसकी सोच सच साबित हुई। शौर्य ने वो डंडा इरफान के मुंह में घुसेड़ दिया और वो आर पार होकर पीछे से निकल गया। शौर्य की हैवानियत देखकर स्क्रीन पर देख रहे चारों लोगों के शरीर का एक हिस्सा अधिक सख्त हो गया। इधर अद्विका ने रूपेश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। उन सभी को निपटाने के बाद शौर्य ने एक नज़र स्क्रीन पर डाली और बोला, रेगालिया जस्ट वेट, आई एम कमिंग फॉर यू। अब शौर्य का अगला कदम क्या होगा? क्या शौर्य सच में रेगालिया के लोगों को मारने के लिए उनके पीछे जाएगा? अब तो शहर में शांति कायम हो पाएगी। 267 डी डोमिनोज। शौर्य और अद्विका ने चारों गैंग्स को एक ही रात में खत्म कर दिया था और रेगालिया की सारी जड़ें शहर से मिटा दी थी। रेगालिया के मुखिया भी इसे देखकर कर हैरान थे। उन्हें भी अब देश से बाहर रहकर भी डर लगने लगा था। दूसरे दिन सुबह कुछ काम पर जाने वाले मजदूर उस मैदान के पास वाले रास्ते से अपने काम पर जा रहे थे। उस वक्त अचानक उनकी नज़र खून से सने उस मैदान पर गई और जो नज़ारा उनके सामने दिखा उसे देखकर उन मजदूरों की चीखें निकल गई। उन्होंने जल्दबाजी में पुलिस को बुला लिया। जब ये बात विराज को पता चली उसे मालूम हो गया कि चारों गैंग शहर से खत्म हो चुकी है। विराज अपने पुलिस वाले लोगों के साथ यहाँ पहुँच गया था, पर जब उसने खुद ये रक्तपात देखा उसकी आंखें भी डर के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो नज़ारा उसके सामने था वो बेहद ही गंदा और डरावना था। ये बाल्या भाई और एमएलए के नरसंहार से भी ज़्यादा खतरनाक था। तभी विराज की नज़र वहां लगे स्क्रीन के ऊपर गई जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। ये एक संदेश था शहर के लोगों के लिए। विराज ने तुरंत उसकी फ़ोटो ली और फिर उस मैसेज को पढ़ने लगा। आज शहर से जुर्म और जुर्म करने वालों का खात्मा हो चुका है। आज से इस शहर में लड़कियां और आम लोग अपना जीवन बिना किसी चिंता के बीता पाएंगे। आज से इस शहर में शांति बरकरार रहेगी। अगर किसी ने इस शांति को भंग करने की कोशिश की तो उनका भी यही हाल होगा। आपका अपना शूर भैरव। इस मैसेज को पढ़ने के बाद विराज ने इस मैसेज को जानबूझकर लोगों के बीच फैला दिया। जब लोगों को ये मैसेज मिला तो पहले वो बहुत खुश हो गए, पर जब उन्होंने आखिरी लाइंस पढ़ी उनके अंदर डर ने जगह ली, क्योंकि अगर उनमें से किसी ने पाप करने की कोशिश की या पाप का रास्ता अपनाया तो उनका हाल इनकी ही तरह हो जाएगा, यानी उन्हें टुकड़ों में काट कर फेंक दिया जाएगा। इस गैंग के लड़कों के परिवार वाले भी अब डरकर घर के अंदर दुबके बैठे थे। कुछ लड़कों के परिवार वालों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बच्चे ऐसी गैंग्स का हिस्सा थे। ऐसी ही हालत प्रकाश और रूपेश के घर वालों की थी। उन्हें जब पता चला कि उनके बच्चे इन गैंग्स के लीडर थे तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए। उन्होंने तो पुलिस पर ही आरोप लगाए कि वो लोग उनके बेटों को बदनाम कर रहे हैं। पर तभी उन पीड़ित लड़कियों के माता पिता ने उन्हें घेर लिया और सारी सच्चाई उनके सामने खोलकर रख दी।
इसे सुनकर रूपेश के पिता का स्वाभिमान डोल गया और उसने गुस्से से कहा, मेरा ऐसा कोई पापी बेटा नहीं है, मैं उसकी चिता को अग्नि भी नहीं दूंगा। वही बात उसके बाद प्रकाश के पिता ने भी कही। वहां मौजूद लोगों ने उन दोनों को ऐसा करने पर उनकी सराहना की। कुछ ने तो ये भी कहा कि तुम्हारे पाप इतने बढ़ जाते हैं कि उसकी सजा मिलने के बाद भी उसके देह को इस तरह से प्रताड़ित होना पड़ता है, पर उनका पाप खत्म नहीं होता। पूरे शहर में दूसरा दिन इसी बात के बारे में बात कर रहा था। इधर कॉलेज के अंदर मिठाइयाँ बांटी गई। बच्चों ने उन लोगों के प्रतीकात्मक पुतले जलाएं और नारे लगाएं। पूरा शहर अब अचानक एक शांति को महसूस कर रहा था। पर इधर विराज का काम बढ़ चुका था। वो डीजीपी को ये नहीं समझा पा रहा था कि इनकी मौत अच्छी घटना है। वहीं ह्यूमन राइट्स वाले और कुछ वोक लोगों ने इन गुंडों की मौत पर जंतर मंतर दिल्ली पर कैंडल मार्च निकाला। पर उन्हें क्या पता कि उनके इस हरकत की वजह से उन्होंने अपने लिए एक मुसीबत बुला ली है। गीतांजलि कॉरपोरेशन ने तुरंत उसी दिन इन वोक लोगों की इस हरकत की निंदा की और उसके बाद उनके बिजनेस और काम धंधे को बर्बाद करना शुरू कर दिया। साथ ही इन लोगों की फोटोज और इन्फॉर्मेशन को मीडिया द्वारा शेयर किया गया और इन्हें देखते ही पीटने की मांग कर दी। अब जब गीतांजलि कॉरपोरेशन ने ऐसी बात कही थी तो इसके साइड इफेक्ट पूरे देश में तो होने ही थे। रात 12 बजे तक इन कैंडल मार्च निकलने वालों को कुत्तों की तरह पकड़ पकड़ कर पीटा गया। पूरे देश में हर तरफ इन लोगों को पीटा गया था और उनकी पिटाई को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इधर ह्यूमन राइट्स वालों को जैसे ही पता चला कि वो लोग एक बार फिर गीतांजलि कॉरपोरेशन के सामने खड़े हैं, उन्हें पिछली बात याद आ गई और उन्होंने अपना मुंह बंद करके चुपचाप पीछे हटना सही समझा। अंत में देश के प्रधानमंत्री ने भी इन गैंग्स और वहां फैले अराजकता को मिटाने के लिए खुद ऑनलाइन आकर शुरू भैरों का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट के बाद अचानक इस घटना की निंदा करने वाले गायब हो गए। पूरा देश इस घटना को एक अच्छी शुरुआत की तरह रहा था। वहीं देश के बाकी शहरों में ऑपरेट हो रही छोटी मोटी गैंग्स की हवा टाइट हो चुकी थी। अब उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि अगली बारी उनके शहर की हो सकती है। इसी डर से उन लोगों ने अपने आप को नज़दीकी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर खुद को सरेंडर करना सही समझा। वहीं डीजीपी ने उन पूर्व पुलिस ऑफिसर्स को एक ही साथ सस्पेंड कर दिया और उनके ऊपर ड्यूटी को सही तरह से ना निभाने के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्यवाही की भी हर लेवल से तारीफ होने लगी। पर इन सभी बातों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति शौर्य और अद्विका इस वक्त अफ्रीका महाद्वीप पर सवाना ग्रासलैंड के ऊपर उड़ रहे थे। शौर्य अद्विका को अफ्रीकन सफारी के मजे लेने दे रहा था। उड़ते उड़ते दोनों कांगो नदी को पार करके वहां मौजूद वर्षा वनों के अंदर पहुंच गए। यहां आकर दोनों में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, घास और कीटकों को देखा और उनकी तस्वीरें ली। घूमते घूमते जंगल के बीच रहने वाले आदिवासियों के एक गांव में दोनों आ पहुंचे। यहां आकर शौर्य ने उन लोगों से बात करने की कोशिश की तो एक कुपोषित सा दिखने वाला छोटा लड़का आगे आया जिसे थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती थी। पर शौर्य को अंग्रेजी में बात करना अच्छा नहीं लगता था। अंग्रेजी भाषा उसे गुलामी का एहसास दिलाती थी। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां पर आया जिसके हाथ में एक डंडा था जिसके ऊपर भेड़ के सिर की हड्डी लगाई हुई थी और उसने एक लाल रंग का कपड़ा अपने शरीर पर लिपटा हुआ था। उसने शौर्य और अद्विका को ध्यान से देखा और फिर दोनों हाथ जोड़कर उसने कहा, राम राम। जब शौर्य ने ये सुना तो उसने भी बड़े ही आदर के साथ दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। शौर्य का प्रणाम स्वीकार करते हुए उस बूढ़े ने शौर्य से कहा, आपका हमारे गांव में स्वागत है। मेरा नाम बिलास है और मैं यहाँ के हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। उस बूढ़े के मुंह से ऐसी हिंदी सुनकर शौर्य एकदम हैरान होकर उस बूढ़े को देखने लगा। तब उस बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, मेरा परिवार इस गांव में पिछले कई दशकों से रह रहा है और हम हिंदी भाषा हमारे घर के अंदर पहले से बोलते आए हैं, इसीलिए मैं ये भाषा बोल सकता हूँ। शौर्य ने ये सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर आसपास एकत्रित लोगों को देखने लगा। फिर उसने उनसे पूछा, क्या आपके गांव के सभी लोग हिंदी बोलते हैं? इस सवाल पर वो बूढ़ा और गांव के लोग हंसने लगे और बोले, हाँ, ये पूरा गांव हमारे ही परिवार से है तो हम हिंदी भाषा ही बोलते हैं। तभी अद्विका बोली, फिर आपके इस छोटे बच्चे ने हमसे पहले इंग्लिश में बात क्यों की? इस पर वह छोटा लड़का तपाक से बोला, मुझे लगा आप लोग पाकिस्तानी हो। वो लोग भी तो आप लोगों की तरह ही दिखते हैं। ये सुनकर शौर्य ने सिर पीट लिया और बोला, हाँ, इन पाकिस्तानियों ने पूरे दुनिया को परेशान कर दिया है और इनकी वजह से हम भारतीयों को बदनाम होना पड़ता है। एक दिन मैं इस दुनिया से इस देश को खत्म कर दूंगा। शौर्य ने ये बात गुस्से से कही थी, पर वहां मौजूद लोगों ने इसे सीरियसली नहीं लिया। पर अद्विका समझ गई कि शौर्य सच में ऐसा करना चाहता है। उसकी पाकिस्तान के प्रति नफरत बहुत ज़्यादा गहरी थी। आखिर होती भी क्यों ना, वो एक इतिहास का स्टूडेंट जो था। कुछ देर बाद शौर्य और अद्विका को गांव के अंदर लाया गया और उन्हें पीने के लिए एक शरबत दिया गया। ये शरबत एक खास फल से बनाया था। शौर्य ने इसे पहले जांच लिया और फिर पी लिया। उसे डर था कहीं ये शरबत कोई मांसाहार तो नहीं था। शरबत पीने के बाद शौर्य और अद्विका को वहां मौजूद हनुमान के मंदिर पर ले जाया गया। मंदिर की ओर जाते हुए उस बूढ़े ने शौर्य को बताया कि कैसे इस जगह पर उनका परिवार आया।
आज से 800 साल पहले इनका परिवार एक नाव में बैठकर इस तरफ आया था। इसका कारण था राजस्थान और उसके सीमावर्ती क्षेत्र में हो रहे आक्रमण। इसी वजह से ये लोग एक नाव में सवार होकर अपने परिवार के साथ यहाँ आ गए थे। अफ्रीका में आते ही उनका सामना कई मुसीबतों से हुआ, पर उन्होंने उसका डटकर सामना किया। पर जब उनके जान पर बनाई तो इनके पूर्वज ने भगवान से प्रार्थना की, और मानो उनकी प्रार्थना को उन्होंने सुन लिया हो। तब वानर रूप में कई बंदर वहां आए और इनके परिवार को उन्होंने बचाया। उसके बदले उनके पूर्वज ने उन बंदरों को सूखे केले दे दिए। तभी से वो लोग उनकी रक्षा के लिए इस जंगल में उनके गांव के आसपास रहते हैं। और तभी से उनके पूर्वज ने यहाँ आते ही भगवान हनुमान का यहाँ एक मंदिर बनाया और पूरे श्रद्धा से उन्होंने उनकी पूजा करना शुरू किया। उनके गांव का ऐसा इतिहास सुनकर शौर्य चकित हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी धरोहर इस तरह अफ्रीका के इन गहरे जंगलों के अंदर तक पहुंच जाएगी। शौर्य ने नादिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने वहां बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर अपने सफर पर निकल गए। जाते वक्त शौर्य ने वहां पर साफ पानी के लिए एक छोटा गड्ढा बनाया और उसके तल में एक चैनल बनाया, जिसे डायमेंशन के आध्यात्मिक पानी की नदी से जोड़ दिया। फिर उसने उस पवित्र जल के बारे में उस बूढ़े पुजारी को समझा दिया। शौर्य के इस अनमोल उपहार के लिए उस बूढ़े ने घुटनों पर बैठकर धन्यवाद दिया। जब शौर्य वहां से बाहर निकला तो उसकी नज़र वहां मौजूद हथियारबंद लोगों पर पड़ी। ये सभी लोग यहाँ के विद्रोही दलों के लोग थे और इनके पास आधुनिक हथियार भी थे। असल में इस देश में अशांति हमेशा से ही बनी रही है। इसी वजह से दुनिया के सारे बुरे काम इस देश के अंदर खुलकर किए जाते हैं, जैसे कि ड्रग्स का व्यापार, इंसानों की खरीदारी, कीमती और दुर्लभ जानवरों की खरीदारी भी यहीं होती है। पर इस देश के अंदर रहने वाले लोगों को अशांति पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इसका कारण है इस देश के अंदर मिलने वाले नैसर्गिक संसाधन। इस देश के ज़मीन के अंदर कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो बाहर बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों पर बेचे जाते हैं। यूरोपियन और अमेरिका इसीलिए इस देश में शांति कायम नहीं होने देना चाहते हैं। अगर यहाँ शांति कायम हो जाती है तो उन्हें यहाँ से ये प्राकृतिक संसाधन बिना किसी रोक टोक के नहीं मिलेंगे। इसीलिए इन्होंने यहाँ कई विद्रोही दल बनाए और उन्हें हमेशा देश के अंदर अशांति बनाए रखने के लिए हर तरह के हथियार मुहैया कराए जाते हैं। जब शौर्य ने इन हथियारबंद लोगों को देखा तो उसे अचानक एक कल्पना सूझी और उसके मुंह पर एक तिरछी मुस्कान आई। वो और अद्विका वहां से चुपचाप रिगालिया के अड्डे की तरफ चले गए। इधर रिगालिया के चारों बॉस आज कांगो में पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर शौर्य उनके पीछे आ भी जाता है तो वो लोग यहाँ सुरक्षित रह लेंगे, क्योंकि यहाँ मौजूद विद्रोही दलों के सामने वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि शौर्य और अद्विका उनके पीछे पहले ही यहाँ पहुंच गए हैं और इस वक्त उनके अड्डे की तरफ ही आ रहे हैं। शौर्य और अद्विका रिगालिया के अड्डे के ऊपर आसमान में बादलों के ऊपर बैठ गए और फिर शौर्य ने अद्विका से कहा, अद्विका, आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़ाई दिखाऊंगा जिसकी वजह से हमारा दुश्मन भी मरेगा और ये देश भी इन विद्रोहियों से आज़ाद हो जाएगा। और इसके लिए है मैं जो युद्ध नीति इस्तेमाल करूंगा उसे मैंने नाम दिया है दी डोमिनोज। शौर्य आज अद्विका को कुछ नया सिखाने वाला था तो उसकी आंखें अपने आप चमक उठी। शौर्य ने अपनी शक्ति का उपयोग करके रिगालिया के छत पर खड़े एक गोरे आदमी को देखा जिसके हाथ में एक रॉकेट लॉन्चर था। शौर्य ने फिर थोड़ा जोर लगाकर उस आदमी को उस ओर घुमाया जिस ओर विद्रोही दल के लोग अपना बेस बनाकर बैठे थे। शौर्य ने अपने उंगली को थोड़ा हिला दिया और अगले ही पल इस रॉकेट लॉन्चर का ट्रिगर दब गया। ट्रिगर के दबाते ही एक रॉकेट सीधा उस बेस की ओर चला गया जहां विद्रोही दल के लोग थे। उसी वक्त उस विद्रोही दल के चैत से भी एक और रॉकेट निकला जो दूसरे दल की ओर जा रहा था। ऐसे करते करते वहां स्थित सभी इमारतों और बेस के ऊपर रॉकेट के हमले हो गए और जंग छोड़ गई। शौर्य ने उसके बाद इस जंग का रुख रिगालिया की तरफ करने के लिए रिगालिया के बेस से अंधाधुंध बचे हुए रॉकेट्स को कैप हटाकर हर तरफ छोड़ दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि सारे विद्रोही दलों ने रिगालिया के ऊपर हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में रिगालिया को विद्रोही दलों ने निस्तानभूत कर दिया। उसके बाद इसी के क्रॉस फायरिंग के चलते बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर खींच गई और ये जंग बिना दिशा के हर तरफ फैल गई। इधर रिगालिया के चारों बॉस खुद की जान बचाकर भागने के फिराक में थी, पर तभी उन चारों की गाड़ी पर एक रॉकेट हवा से आया और उन्हें उनकी गाड़ी के साथ उड़ा दे गया। इधर शौर्य की इस हरकत पर अद्विका भी हैरान थी। उसने शौर्य को हैरानी से देखा और हंसने लगी। इधर पूरे कांगो में जंग का आगाज हो गया और किसी को भी ये सोचने का समय नहीं मिला कि ये जंग आखिर क्यों शुरू हुई। शौर्य ने असमान से जानबूझकर जंग को विदेशियों के बेस की तरफ रखा, जिस वजह से रातों रात सारे विदेशी बेस खत्म हो गए। दूसरे दिन सुबह तक पूरा कांगो शांत हो चुका था। हर तरफ फैले हुए विद्रोही दल और विदेशी लोगों के ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया था और एक ही दिन में पूरा देश शांत हो चुका था। शौर्य ये सब करने के बाद वहां से वापस निकलने के बारे में सोच रहा था, तभी अद्विका बोल पड़ी, पतिदेव, आपने इन्हें आज़ादी तो दे दी, पर आपको पता है ना कि ऐसी आज़ादी और भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो पहले आप यहाँ एक स्थिरता लेकर आइए। ये सुनकर शौर्य ने अपना सिर पीट लिया। फिर उसने कुछ सोचकर अपने डायमेंशन के अंदर जाकर कुछ डार्क एल्फ को बाहर लाया।
फिर उसने अपनी शक्तियों से उनके चेहरों में थोड़ा बदलाव कर दिए जिससे उनके नुकीले कान गायब हो गए। फिर शौर्य ने उन्हें शासन चलाने और अपनी संप्रभुता के बारे में ज्ञान दे दिया और उन्हें उस देश के अंदर छोड़ दिया। फिर शौर्य और अद्विका वहां से निकल गए। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आया, होस्ट अपने एक पूरे देश की अराजकता को अपने बुद्धि से नष्ट किया है, इसीलिए आपके हिस्से 10% का पुण्य जुड़ गया है। ये सुनकर शौर्य ने जब ध्यान से अपने ग्राफ को देखा तो पाया कि अब उसके पुण्य का आंकड़ा 45 हो चुका था। अब शौर्य का अगला निशाना कौन होगा? क्या शौर्य सिर्फ एक शहर साफ करके रुक जाएगा? क्या शौर्य अब किसी और शहर की ओर बढ़ने वाला है? 268 ब्रह्मदेवा का संदेश। पूरे कांगो देश के अंदर तबाही मचाकर उन्हीं के लोगों द्वारा शौर्य ने रिगलिया के मुख्य अड्डों को खत्म कर दिया। साथ ही रिगालिया के चारों लीडर को भी शौर्य ने खत्म कर दिया था। अब शौर्य के सिर से सारी चिंता मिट चुकी थी। शौर्य और अद्विका दिन भर खुले आसमान में उड़कर शाम को घर पहुंच गए। घर पहुंचकर शौर्य ने खुद आगे बढ़कर खाना बनाया और दोनों पति पत्नी ने खाना खाया। दूसरे दिन सुबह शौर्य उठकर कॉलेज के लिए चला गया। वहीं अद्विका घर पर रुक गई। कॉलेज के अंदर आते ही सभी स्टूडेंट्स ने शौर्य को ऐसे देखा मानो वो कोई सेलिब्रिटी हो, पर कोई भी उसके नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शौर्य को भी इन स्टूडेंट्स के साथ घुलने मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। असल में वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि ये लोग उसकी वजह से आगे जाकर किसी फोकट की मुसीबत में ना फंस जाए। इधर कॉलेज के फाइनल एग्जाम की डेट नज़दीक आ रही थी। सभी स्टूडेंट्स अब पूरी तरह से अपनी एग्जाम पर फोकस करने के लिए तैयार हो चुके थे। इस कॉलेज में आज तक गैंग्स की वजह से प्रोफेसर भी क्लास को ठीक से नहीं पढ़ा पाते थे, पर अब ऐसा नहीं था। कॉलेज प्रशासन ने नया टाइम टेबल सभी बच्चों के लिए जारी कर दिया था। आज से सभी एकदम से फोकस होकर पढ़ाई पर ध्यान देने वाले थे। यही हाल शौर्य जिस क्लास में था वहां पर भी था। क्लास में हर कोई अब अच्छे से फोकस करके पढ़ना चाहता था। वहीं शौर्य भी यही करना चाहता था। जब शौर्य अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए आया तो प्रोफेसर पहले ही पोडियम पर खड़े रहकर लेक्चर शुरू करने ही वाले थे। शौर्य ने आकर पूरे रिस्पेक्ट के साथ अंदर आने की परमिशन मांगी तो प्रोफेसर ने एक नज़र शौर्य को देखा और उसे अंदर आने का इशारा किया। पर जैसे ही शौर्य ने क्लास के अंदर कदम रखा सभी बच्चे एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने फिर शौर्य के लिए एक साथ तालियां बजाई। शौर्य अचानक वहीं ठिठक कर रुक गया और अपने पीछे मुड़कर देखने लगा, पर उसके पीछे भी कोई नहीं था। फिर उसने सवालिया नज़रों से प्रोफेसर की तरफ देखा तो उन्होंने एक मुस्कान दी, फिर अपना गला साफ करते हुए कहा, यू हैव अर्न दिस, ये सब तुम्हारे बहादुरी के लिए है। इस कॉलेज की परत को तुमने तोड़कर उन गुंडों को उनकी ही भाषा में जवाब दिया। तुम्हारे आने से पहले यहाँ आए दिन दहाड़े वो गुंडे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मार कर चले जाते थे, पर हम और कॉलेज प्रशासन इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाते थे। पर तुमने जो किया वो यहाँ मौजूद किसी ने भी करने की हिम्मत नहीं की थी, और तुमसे इस चीज़ की शुरुआत हुई और देखो शूर भैरों ने आकर उन्हें जड़ से मिटा दिया। ये सुनकर शौर्य ने अपने सिर के पीछे अपना हाथ ले जाकर खुजाया और बोला, वो तो बस उस पुलिस ऑफिसर को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हुआ था। वैसे तो आज तक मैंने एक कॉकरोच को भी नहीं मारा। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास उसे ऐसे देखने लगी जैसे इसने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला हो। वहीं सिस्टम और चंद्रहास एक दूसरे के बाल नोचने लगे थे। सिस्टम ने तो चिल्लाते हुए कहा, होस्ट तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तुमने हजारों लोगों को मारकर पहाड़ बना दी है और तुम कह रहे हो कि तुमने कॉकरोच को भी नहीं मारा। शेम ऑन यू। ये सुनकर शौर्य अपने मन ही मन सिस्टम से बोला, यार सच में मैंने कॉकरोच को नहीं मारा, पर बाकी इंसानों और दानवों को मारा। इस बात से मैंने कहा मना किया है। ये सुनकर सिस्टम ने राहत की सांस ली। वहीं क्लास के स्टूडेंट्स अभी भी शौर्य को देख रहे थे तो शौर्य ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे भाई आपके हाथ में गन आ जाए तो आप जितना पावरफुल कोई नहीं होता। जस्ट पुल दी ट्रिगर एंड यू कैन एंड दी लाइफ। बस याद रखना कि जिसे मार रहे हो वो सच में मरने के लायक है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स के भाव बदल गए। फिर शौर्य ने अपने हाथ जोड़े और झुककर सभी को प्रणाम किया और बोला, हम सभी इतिहास के स्टूडेंट्स हैं तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, क्योंकि उन्होंने हमें डरा कर रखा था कि वो हमसे बेहतर है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम लोग उनसे ज़्यादा शातिर और ताकतवर हो सकते हो, बस तुम्हें उस बॉक्स के बाहर सोचना आना चाहिए। उसके बाद शौर्य एक स्टाइल के साथ चलकर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। जब तक वह अपनी जगह पर नहीं बैठा तब तक तालियां गूंजती रही। आखिर तालियां बंद हो गई और प्रोफेसर ने क्लास को शुरू कर दिया। अब कॉलेज में ना कोई गुंडा था ना तो कोई बदमाश था, तो पूरा कॉलेज ठीक से शांति से चल रहा था। शौर्य ने उसके बाद अपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए और दोपहर को कॉलेज से बाहर निकलकर अपने काम के लिए निकल गया। वैसे भी पिछले 2 दिनों से शौर्य काम पर नहीं गया था, इसीलिए जब वह काम पर लौटा तो मालिक थोड़ा उखड़ा हुआ था, पर उसने शौर्य को कुछ नहीं कहा और उसके हाथ में डिलीवरी का सामान दे दिया। शौर्य भी चुपचाप अपनी दी हुई गाड़ी पर बैठ गया और काम पर चला गया।
शौर्य ने आज शाम तक काम किया और जब होटल पर वापस आया तो उसके मालिक ने उसके हाथ में दिन भर की कमाई दे दी। फिर उसे देखकर कहा, शौर्य तुम अब कल से काम पर मत आना, क्योंकि 2 दिनों में मैंने तुम्हारी छुट्टी की वजह से दूसरे लड़के को काम पर रख लिया है। ये सुनकर शौर्य को थोड़ा बुरा लगा, पर वो समझ सकता था कि ये उसकी अपनी गलती थी। तो उसने मालिक से कोई बहस नहीं की और उनसे अपनी दिहाड़ी ली और वहां से चुपचाप निकल गया। अब शौर्य को अपने लिए नया जॉब ढूंढने की जरूरत थी। उसने उस दिन घर जाकर ऑनलाइन कोई जॉब ढूंढने के बारे में सोचा और घर की तरफ चला आया। आज दिन भर काम करने के बावजूद शौर्य एकदम फ्रेश लग रहा था। उसके घर आते ही अद्विका ने उसका स्वागत एक मीठी मुस्कान के साथ किया। फिर उसने शौर्य के सामने एक लेटर रखा। ये एक अपॉइंटमेंट लेटर था। शौर्य ने जब उसे खोलकर पढ़ा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि अद्विका को एक स्कूल की तरफ से स्कूल में मेडिकल एडवाइज़र के लिए नियुक्त किया गया था। शौर्य ने जब लेटर पर उस स्कूल का नाम देखा, स्कूल का नाम था अरियल इंटरनेशनल स्कूल। ये स्कूल शहर का जाना माना स्कूल था। इस स्कूल के अंदर दूर दूर से अमीरों के बच्चे पढ़ने आते थे, क्योंकि ये स्कूल सच में एक अरियल स्कूल था। तभी अद्विका ने देखा कि शौर्य ने आज उसके डिलीवरी बॉय वाले कपड़े नहीं पहने थे। उसने तुरंत शौर्य से पूछा, क्या हुआ पतिदेव, आज डिलीवरी के कपड़े रास्ते में ही कहीं भूल कर आ गए क्या? ये सुनकर शौर्य का मानना न उतर गया और हाथ में पकड़े हुए 1000 रुपये अद्विका की हाथ में दे दिए और बोला, मुझे उन्होंने काम से निकाल दिया है। ये सुनकर अद्विका अचानक हंसने लगी और बोली, कोई बात नहीं, तुम कल मेरे साथ इंटरव्यू के लिए आना। हमारी स्कूल में एक वैकेंसी है हिस्ट्री टीचर की। अगर तुमने इंटरव्यू सही से दे दी तो सेकेंडरी के लिए वो तुम्हें अपॉइंट कर लेंगे। ये सुनकर शौर्य की आंखें चमक गई और उसने तुरंत सिस्टम से कहकर एक टीचर को लगाने वाले सारे ज्ञान को दिमाग में डाउनलोड कर लिया। साथ ही उसने सेकेंडरी का सारा हिस्ट्री का सिलेबस भी डाउनलोड कर लिया। तभी उसे कुछ याद आया और बोला, वैसे स्कूल का टाइमिंग क्या है? ये सुनकर अद्विका बोली, स्कूल का टाइमिंग तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सेकेंडरी की क्लास दोपहर में होती है और प्राइमरी और जूनियर कॉलेज की मॉर्निंग में होती है। इस वजह से तुम अपना कॉलेज भी अटेंड कर पाओगे और स्कूल भी जा पाओगे। ये बात सुनकर शौर्य खुश हुआ और उसने तुरंत सिस्टम से कहकर उसके लिए एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना लिया। जब अद्विका ने शौर्य का रिज्यूम देखा तो वो जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि शौर्य के रिज्यूम में उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। वो एक फ्रेशर था, पर उसने जो अपने बारे में लिखा था वो काफ़ी फनी लग रहा था। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस बताकर देखो। अद्विका को ये बात फनी इसीलिए लग रही थी क्योंकि शौर्य अपने आप पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रहा था। दोनों ने उसके बाद खाना खाया और सोने के लिए चले गए। तभी शौर्य के अंगूठी के अंदर रखी मुद्रा चमकने लगी और उसकी अंगूठी से बाहर आ गई। शौर्य के सामने ब्रह्मदेव थे, जो उसे नाराजगी से देख रहे थे। उन्होंने शौर्य को देखते ही कहा, शौर्य, मैंने तुम्हें अज्ञातवास में रहकर पुण्य कमाने के लिए कहा था, ना कि लोगों को आए दिन मारकर पुण्य कमाने के लिए कहा था। आज ही मेरे पास यमराज आकर तुम्हारी शिकायत करके चले गए हैं। उनके ऊपर काम का भार बढ़ चुका है। तुमने पिछले 1 हफ्ते में लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया है और इन सभी को उचित दंड देने का काम यमराज के ऊपर होता है, पर वो अपनी कुर्सी पर बैठकर ऐसे लोगों को सिर्फ दंड देते नहीं बैठ सकते। ये सुनकर शौर्य बोला, अब मैं उन पापियों को एक एक करके मारते नहीं बैठ सकता था। अब आप ही बताइए फिर मैं क्या करूं? ब्रह्मदेव ने एक गहरी सांस ली और बोले, अब यहाँ से आगे तुम किसी की भी हत्या तुरंत नहीं करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे बदलने का एक मौका दोगे। अगर वो मान जाता है ठीक, नहीं तो तुम अगली बार उसे बिंदास मार सकते हो। इससे नर्कलोक में होने वाली भीड़ को रोका जा सकता है। इस बात पर शौर्य ने हाँ में अपना सिर हिलाया, जिस पर ब्रह्मदेव ने कनेक्शन कट कर दिया। दूसरे दिन शौर्य पहले कॉलेज चला गया और सुबह 10 बजे तक लेक्चर्स अटेंड करके इंटरव्यू के लिए स्कूल पर पहुंच गया। एक वक्त उसने अपना पूरा हुलिया बदल दिया था। उसने अपनी दाढ़ी को सही से ट्रिम किया था और अपने बालों को अच्छी तरह से कर लिया। फिर उसने अपने जादुई कपड़ों को एक्टिवेट किया और उसके शरीर के ऊपर क्रीम कलर का शर्ट और ब्राउन कलर की पैंट आ गई। उसने एक खास किस्म का पेन अपनी शर्ट में लगा लिया। उसके पैरों में लेदर के फॉर्मल शूज भी आ गए थे। वो हर एंगल से एक प्रोफेशनल दिख रहा था। वो इंटरव्यू की जगह पर समय पर पहुंच गया। वहां अद्विका भी मौजूद थी। आज वो स्कूल में कुछ और काम ना होने पर प्रिंसिपल के साथ बैठी हुई थी। स्कूल की प्रिंसिपल का नाम शार्लेट डिसूजा था, जो एक केरल की निवासी थी। उन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, तो वो सिर्फ मलयालम और इंग्लिश में बात करती थी। इनकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी। उन्होंने एक सिंपल ड्रेस पहनी हुई थी, पर उनका प्रिंसिपल वाला ऑरा साफ महसूस हो रहा था। जब शौर्य इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि वहां पर लगभग 20 से ज़्यादा लोग इंटरव्यू के लिए आए थे। स्कूल का नॉन टीचिंग स्टाफ इंटरव्यू के लिए आए लोगों को चाय और पानी दे रहा था। उन्होंने शौर्य को भी चाय ऑफर की, जिसे शौर्य ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ लिया और एक अलग अंदाज में उसे पीने लगा। वहां स्कूल के सभी लेडीज स्टाफ की नज़रें अभी भी शौर्य पर बनी हुई थी, क्योंकि शौर्य दिखता ही उतना खास था। शौर्य की हर हरकत उन औरतों और लड़कियों को पागल करने के लिए काफ़ी थी।
पर इधर अद्विका अपनी उंगलियों दांतों तले दबाकर उन्हें चबा रही थी। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके शौर्य को ऐसे घूर घूर कर देखे। तभी शौर्य की नज़र अचानक अद्विका पर पड़ी और उसे अचानक महसूस हुआ कि अद्विका उससे बहुत ज़्यादा नाराज दिख रही है। शौर्य ने खुद को किसी मासूम लड़के की तरह सीधा किया और चुपचाप बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा। कुछ देर तक रुकने के बाद हर एक टीचर को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया गया। एक एक करके सभी की बारी हो चुकी थी और शौर्य का भी नंबर आ ही गया। उसकी बगल में बैठी लड़की जो उसे कृति देर से कुछ कहना चाहती थी वो अचानक बोल पड़ी, सर ऑल दी बेस्ट, इंटरव्यू अच्छे से देना। ये सुनकर शौर्य ने झुककर गर्दन हिलाए और ऑफिस के अंदर चला आया। जब प्रिंसिपल ने शौर्य का रिज्यूम देखा तो उन्हें भी उसे देखकर खुशी हुई, क्योंकि उन्हें भी एक ऐसा टीचर चाहिए था जो कुछ भी करने की हिम्मत रखता हो। प्रिंसिपल ने उसे टेस्ट करने के लिए कहा, मिस्टर शौर्य आपने लिखा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको कहने की ज़रूरत है। तो क्या मैं ये मान सकती हूँ कि अगर मैंने आपको किसी को मारने कहा तो आप उसे मार दोगे? ये सुनकर शौर्य तपाक से बोला, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, बस सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। मैं वैसे बिना वजह किसी को मारना पसंद नहीं करता। ये सुनकर शार्लेट चौंक गई। उसने तो ऐसे ही पूछा था पर शौर्य को सच में करने की बात कर रहा था। उसने फिर बात को बदलते हुए कहा, मिस्टर शौर्य आपका बच्चों को पढ़ाने के बारे में क्या सोचना है? शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैडम वैसे तो एक क्लास में कई तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम जो भी पढ़ाए वो हर उस प्रकार के स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। मैं उन्हें पढ़ाने के समय उन्हें एक घड़े की तरह देखता हूँ और मैं एक बड़ा सा मटका। मेरे पास जितना ज्ञान है मुझे वो सब उन खाली घड़ों में समान मात्रा में भरना है। भले इन छोटे घड़ों का आकार अलग अलग है पर उन सबके पास मेरा पढ़ाया ज्ञान पहुंचना चाहिए। ये सुनकर प्रिंसिपल इम्प्रेस हो गई और फिर उसने अगला सवाल पूछा, मिस्टर शौर्य आपकी फ़िलॉसफ़ी तो काफ़ी अच्छी है पर अभी तक आपके पास बच्चों को पढ़ाने का कोई अनुभव नहीं है, तो आप इसे कैसे कर पाएंगे? ये सुनकर शौर्य मुस्कुरा कर बोला, आप मुझे एक बार पढ़ाने का मौका देकर देख सकती है। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप मुझे अपॉइंट कर सकती है, नहीं तो आप मुझे रिजेक्ट करने का अधिकार तभी भी रखती ही है। ये सुनकर प्रिंसिपल हंसने लगी और बोली, ओके देन मैं आपको एक चांस देती हूँ। अगर आप मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब होंगे तो मैं आपको हमारे स्कूल के हिस्ट्री टीचर पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दूंगी। ये सुनकर शौर्य बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोला, चलिए फिर मैं आपको मेरा डेमो देता हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल हंस पड़ी और बोली, ठीक है, 2 और कैंडिडेट्स है, उसके बाद मैं तुम्हारा डेमो देखना चाहूँगी। शौर्य ने हाँ कहकर फिर वहाँ से निकल गया। तभी अंदर प्रिंसिपल के कान में अद्विका ने कुछ कहा और प्रिंसिपल मुस्कुराने लगी। अब कैसा होगा शौर्य का ये डेमो? क्या शौर्य अपने लिए ये जॉब ले पाएगा? क्या शौर्य सच में एक टीचर बन पाएगा? क्या शौर्य ब्रह्मदेव के आदेश के अनुसार दूसरों को एक मौका दे पाएगा? 269 शौर्य बन गया टीचर। शौर्य ने आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में इंटरव्यू दिया और उसे प्रिंसिपल में एक मौका देकर डेमो के लिए रोक लिया। शौर्य के बाद 2 बचे इंटरव्यू खत्म हो गए और शौर्य को डेमो के लिए क्लास 9th के बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। शौर्य ने अपने हाथ में मिला हुआ बोर्ड मारकर पेन उठाया और क्लास के अंदर एंट्री मारी। उसने क्लास के अंदर आते ही सामने 50 से ज़्यादा बच्चों को बैठा हुआ देखा। ये सभी बच्चे 2 डिवीज़न के बच्चे थे जिन्हें क्लास में एक साथ शौर्य को टेस्ट करने के लिए ज़बरदस्ती भेजा था। इस क्लास में बैठे हुए बच्चों में से कोई भी बच्चा 9वीं क्लास का नहीं था। सभी बच्चे 10वीं क्लास के थे। इन बच्चों के लिए ये सारा सिलेबस पिछले साल पहले ही हो चुका था। शौर्य को परिस्थिति का थोड़ा अंदेशा हो चुका था पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सबसे पहले अपना मार्कर टेबल पर सीधा खड़ा किया और अपने हाथ के कप्स खोलकर उन्हें रोल करके पीछे कर लिया। उसकी ऐसी स्टाइल वहां बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी थी क्योंकि उसकी मस्क्यूलर बॉडी इस वजह से उठकर दिखाई दे रही थी। उसके बाद शौर्य ने अपना हाथ टेबल पर मारा और मार्कर उड़कर उसके हाथ में आ गया। मार्कर हाथ में आते ही शौर्य ने बड़े ही तीखे अंदाज में उसे अपनी उंगलियों पर नचाया। शौर्य की ये स्टाइल भी वहां बैठे सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। शौर्य ने फिर खुद को सीधा किया और बोला, हेलो एवरीवन, मेरा नाम शौर्य है और आज मैं आप सभी को एक बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ाने आया हूँ। तभी सामने बैठा लड़का बोला, सर आपको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप किसी बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए यहाँ आए हो। एकदम सही पकड़े हो, जब तक मैं इसे पढ़ाऊंगा ये सब्जेक्ट बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पर किसी और ने पढ़ाया तो आपके लिए ये सब्जेक्ट एक बोरिंग सब्जेक्ट ही होगा। तो फिर शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहूँगा। इस कहानी में एक था राजा और एक थी रानी, उसके बाद दोनों मर गए, खत्म कहानी। शौर्य की इतनी छोटी कहानी सुनकर बच्चे भी हड़बड़ा गए पर तभी शौर्य बोला, ऐसा हो सकता था पर इन दोनों के कार्यकाल में उनके साम्राज्य में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये इस कहानी का जो अहम हिस्सा था वो रह जाता है। तो क्या आप लोग इस हिस्से को जानना चाहेंगे? शौर्य का ये सवाल खत्म होते ही प्रिंसिपल मैडम और उनके साथ 2 और लेडी टीचर्स क्लास में एंट्री लेते हैं। उन्हें देखकर शौर्य रुकता नहीं और बच्चों को फिर एक बार पूछता है, क्या आपको ये जानना है?
सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर एक साथ कहते हैं, सर जल्दी बताइए क्या हुआ था। ये सुनकर शौर्य के चेहरे पर तिरछी स्माइल आती है और वो बोर्ड पर चैप्टर का नाम लिखता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बच्चों को पाठ का नाम तुरंत याद आता है पर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इसके अंदर राजा कौन था और रानी कौन। पर उनकी उत्सुकता जो शौर्य ने बढ़ाई थी उस वजह से वो ज़्यादा सोचते नहीं और शौर्य की ओर पूरी तरह से ध्यान देने लगते हैं। कुछ ही देर में शौर्य अपने आवाज़ में उतार चढ़ाव और कॉमिकल एक्सप्रेशन के साथ क्लास के सामने घूम घूम कर पूरी कहानी बताता है। शौर्य की कहानी जब अंत तक आई तो वो रुक गया। तभी अचानक प्रिंसिपल मैडम बोली, सर आगे क्या हुआ। ये सुनकर शौर्य ने सभी को एक नज़र देखा और कहानी का एंड उनके सामने खोल दिया। उसके बाद शौर्य ने बच्चों को जांचने के लिए सवाल पूछे और बच्चों ने मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब शौर्य को दे दिए। प्रिंसिपल मैडम जो 10वीं के सभी बच्चों के टैलेंट से वाकिफ थी वो भी आज हैरान हो गई जब क्लास के सबसे कमज़ोर बच्चे ने भी सही जवाब दिया। वो भी इस क्लास को थोड़ा और बैठकर सुनना चाहती थी पर उनका डेमो का समय खत्म हो गया था। तो वो पहले अपने हाथ में शौर्य के लेसन का रिपोर्ट लेकर क्लास के बाहर गई। उनके साथ आई 2 लेडी टीचर्स लेकिन अपनी नज़रें शौर्य से हटा ही नहीं पा रही थी। प्रिंसिपल मैडम ने उन्हें देखकर उन्हें उनके ख्यालों से बाहर लाया और अपने साथ लेकर बाहर चली गई। उनके जाने के बाद अचानक सभी बच्चों ने शौर्य को घेर लिया और बोलने लगे, सर अभी से आप हमें हिस्ट्री पढ़ाने के लिए आ जाए। हम सब लोग 10वीं वाले हैं। सर इस साल आप ही हमें पढ़ाएंगे। सुनकर शौर्य को उसके क्लास की तरफ से हाँ होने का सिग्नल मिल गया। अब बस प्रिंसिपल की हाँ का इंतजार था। ये इंतजार भी खत्म हो गया और प्रिंसिपल ने शौर्य के ऑफिस के अंदर आते ही उसके सामने उसका अपॉइंटमेंट लेटर रख दिया। शौर्य ने खुशी से वो लेटर ले लिया और मुस्कुराकर इधर उधर देखने लगा। ये देखकर प्रिंसिपल बोली, मिस्टर शौर्य आपकी वाइफ इस वक्त लोअर ग्रेड्स के मेडिकल चेकअप के लिए गई है। ये सुनकर शौर्य आंखें फाड़कर प्रिंसिपल को देखने लगा तो प्रिंसिपल ने हंसते हुए कहा, ज़्यादा शौक होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पत्नी मेरी स्टूडेंट थी जब मैं उसे मिलिट्री स्कूल में पढ़ाती थी। यू आर वेरी लक्की फेलो जिसे अद्विका ने पसंद किया है। ये बात सुनकर शौर्य के गाल शर्म की वजह से लाल हो गए। फिर वो उठकर बाहर जाने लगा। तभी प्रिंसिपल मैडम बोली, मिस्टर शौर्य आपने एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं बताई अभी तक। इसका जवाब देते हुए शौर्य ने हंसकर कहा, मुझे उतनी सैलरी दीजिए जितनी मैं डिजर्व करता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने हाथ जोड़कर एक बार उन्हें प्रणाम किया और बाहर निकल आया। वो ये खुशखबरी अद्विका को जल्द से जल्द देना चाहता था। जैसे ही वह अद्विका के मेडिकल सेक्शन में पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी जिसने ट्रैक सूट पहना था और जिसके बाल एकदम छोटे कटे हुए थे और उसकी भौहें मोटी थी, उसका थोबड़ा किसी पहलवान की तरह दिख रहा था। वो अद्विका को घूर घूर कर देख रहा था। शौर्य को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो उसे मारने वाला ही था। तभी उसे बेहद की बात याद आई और उसने खुद के गुस्से को दबा दिया और शांति से उसके पास जाकर बोला, भाई साहब किसी और की बीवी को ऐसे घूरना अच्छी बात नहीं है वरना एक दिन उसका पति आपको कुत्ते की तरह धो देगा। उस लड़के ने मुड़कर शौर्य को एक बार ऊपर से नीचे देखा और अकड़कर बोला, तुम होते कौन हो मुझे ये सब बताने वाले? लगता है तुम यहाँ नए हो वरना मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं करते। उसकी इस बात पर शौर्य को हंसी आई और उसने अपना भारी हाथ उस लड़के के कंधे पर रख दिया। शौर्य के हाथ रखते ही वो लड़का एक तरफ झुक गया और तभी उसे शौर्य की आवाज़ उसके कान के बेहद पास सुनाई दी, तुम जिसे इतनी लार टपकाते हुए देख रहे हो ना, मैं उसका पति हूँ। ये सुनकर उस लड़के ने तुरंत खुद को शौर्य ने दूर किया और बोला, कुछ भी, अगर तुम उसके पति हो तो मैं भी उसका बाप हूँ। ये सुनकर शौर्य झुका और तुरंत उसने उस लड़के के पैर पकड़े और बोला, पाए लागू ससुर जी, आप इतने दिनों से कहा थे मेरी बीवी आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। ऐसा कहकर शौर्य ने चिल्लाते हुए आवाज़ दी, अद्विका देखो मुझे कौन मिला है, यहाँ आओ जल्दी से। शौर्य की आवाज़ सुनकर अद्विका ने शौर्य और उस लड़के को देखा और वो उठकर उनकी तरफ ही आने लगी। इसे देखकर उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया पर खुद की इज्जत को उतरने से बचाने के लिए वो तुरंत वहाँ से चला गया। तभी अद्विका के अपने पास आते ही शौर्य ने अपने हाथ का अपॉइंटमेंट लेटर अद्विका के हाथ में दे दिया। उस लेटर को देखकर अद्विका खुश हो गई। उसने शौर्य को एकदम बिजली की रफ्तार से आगे आकर किस कर लिया और पीछे हट गई। शौर्य ने अपने ओंठों पर हाथ रखते हुए कहा, मज़ा नहीं आया। पर तभी अद्विका उसे रोकते हुए बोली, बाकी आपको घर पर मिलेगी। अब आप चुपचाप घर जाए और आराम कीजिए। अद्विका की बात को शौर्य ने सिर झुकाकर मान लिया और वहां से चला गया। जब वो गेट के बाहर आया तो उसे वही लड़का दिखा तो शौर्य ने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, क्या हुआ ससुर जी, आप यहाँ हवा खाने आए हो क्या? शौर्य की सवाल में उस लड़के के लिए तंज था, पर उस लड़के ने खुद को काबू किया और बोला, बच्चे तू आग के साथ खेल रहा है। अद्विका मिस सिर्फ मेरी है, अगर तू उसके आसपास भी नजर आया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। उस लड़के की बात सुनकर शौर्य को गुस्सा आने लगा और उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि वो उसे तुरंत मारना चाहता था, पर उसने ब्रह्मदेव की बात को याद करते हुए खुद को कंट्रोल किया। फिर शौर्य ने आराम से उस लड़के की आंखों में देखते हुए कहा, अबे टकले, तुझे अभी तो मैंने बताया था कि वो मेरी वाइफ है।
अगर तुम हम दोनों के बीच आया तो मैं तुझे सच में गायब कर दूंगा। शौर्य की धमकी उस लड़के के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं थी तो उसने शौर्य का मजाक उड़ाया। फिर उस लड़के ने अपनी बॉडी को दिखाते हुए बोला, तू खुद को क्या समझता है कि अद्विका को तू अगर अपनी वाइफ बोलेगा तो वो तेरी वाइफ बन जाएगी? मेरे माथे पर कहीं लिखा है क्या कि मैं बेवकूफ़ हूँ? अब यहाँ से चुपचाप निकल जा वरना तुझे मैं गायब कर दूंगा। ये सुनकर शौर्य का मन तो कर रहा था कि इसकी सारी अक्ल दो भूसों में ठिकाने लाई जाए, पर उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया और उस लड़के को नज़रअंदाज करते हुए वो निकल गया। शौर्य को पता था कि इस लड़के से निपटने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। ऊपर से ब्रह्मदेव ने कहा था कि हर किसी को सुधरने का एक मौका दो और बाद में उनका हाल बेहाल कर दो। कैसा रहेगा शौर्य का स्कूल? क्या शौर्य को ये लड़का कल वापस परेशान करेगा? क्या शौर्य इस लड़के को एक सुधरने का मौका दे पाएगा? 270 ये टीचर है या रजनीकांत? शौर्य ने अपनी धांसू डेमो से बच्चों और प्रिंसिपल का दिल जीत लिया था। आते वक्त शौर्य को वही लड़का मिल गया जिसे शौर्य ने गायब करने की धमकी दे डाली। वही उस लड़के ने भी उसे उलट धमकी देते हुए कहा कि वो अद्विका का पीछा छोड़ दे वरना वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा। अब इतनी खूबसूरत बीवी है तो ऐसे सड़क छाप मजनुओं को झेलना तो पड़ेगा ही। शौर्य ने बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए उस लड़के को छोड़ दिया। दूसरे दिन सुबह सुबह शौर्य और अद्विका तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गए। आज अद्विका ने एक सिंपल ड्रेस पहनी हुई थी जो दिखने में सफ़ेद थी पर उसके ऊपर नीले रंग की शेड थी। इस ड्रेस में वो किसी पारी की तरह लग रही थी। उसके साथ शौर्य ने भी एक हल्के पीले रंग की शर्ट पहनी थी और ग्रे कलर की फॉर्मल पैंट। दोनों जब घर से बाहर निकले तो लोग उन्हें परफेक्ट कपल कहने से खुद को रोक नहीं पाए। आज अद्विका ने जानबूझकर मांग में सिंदूर भी भरा था क्योंकि कल उसने शौर्य और उस लड़के की बात सुन ली थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई ऐसे ही शौर्य के हत्थे चढ़ जाए और बेवजह मारा जाए। स्कूल की जगह शौर्य के घर से काफ़ी दूर था जिस वजह से उन्हें एक तो ऑटो से जाना पड़ता या फिर काली पीली टैक्सी करके। इस शहर में कोई भी ओला उबर नहीं आई थी। इस वजह से रास्ते पर पहुंचते ही अद्विका बड़े ही प्यार से शर्माते हुए बोली, पतिदेव मुझे लगता है हमें हमारी गाड़ी से ही जाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ से उड़कर या आराम से चलते हुए नहीं जा सकते। अद्विका के इस बात पर शौर्य ने कुछ सोचा और अपनी थार गाड़ी को बाहर निकाला और उसके अंदर बैठने का इशारा उसने अद्विका को कर दिया। अद्विका भी तुरंत खुश हो गई और उछलकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। शौर्य ने अपनी गाड़ी उस सुनसान सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया। शौर्य का आज पहला दिन था तो वो स्कूल जल्दी आकर सभी से मिलकर ग्रूमिंग कर लेना चाहता था। कुछ ही देर में दोनों स्कूल पहुंच गए। शौर्य ने अपनी गाड़ी को स्कूल की पार्किंग में लगा दिया। शौर्य की थार इस मॉडल की टॉप वर्जन थी जिस वजह से इस गाड़ी के दीवाने इसे देखने के लिए अपने अपने काम छोड़कर पार्किंग की तरफ देखने लगे। जब शौर्य और अद्विका एक साथ उस गाड़ी से उतरे तब सभी को ये अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि ये दोनों एक साथ है। जो लेडी टीचर्स शौर्य पर दौरे डालने के फिराक में थी उनका मुंह उतर गया। वही हाल जैंट स्टाफ का भी था जिनकी नज़र अद्विका पर थी। जब दोनों स्कूल के एंट्रेंस से अंदर आए तो उस वक्त मॉर्निंग शिफ्ट का लंच टाइम हो चुका था। इस वजह से सभी टीचर्स भी कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रहे थे। अद्विका ने सबसे पहले शौर्य को स्टाफ रूम दिखाया, फिर उसने पूरा स्कूल शौर्य को अच्छी तरह से दिखाया और अंत में उसे लेकर कैफेटेरिया में चली आई। यहाँ पहले ही सभी टीचर्स उनका ही इंतजार कर रहे थे। इन टीचर्स में वो लड़का भी था जिसने शौर्य से पहले ही बदतमीजी की थी। अद्विका के आते ही सभी लेडीज़ ने उसे खींच लिया और उस पर सवाल दागने शुरू कर दिए। अद्विका तुम्हारी शादी हो चुकी है? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। कितने दिन हुए तुम्हारी शादी होकर? ऐसे सवाल सुनकर अद्विका ने उन सभी को हाथ दिखाकर शांत किया। फिर उसने कहा, हाँ मेरी शादी पहले ही हो चुकी है। अद्विका ने इन शॉर्ट में सभी के सवाल का जवाब दे दिया। फिर वह उठकर शौर्य के पास गई और बोली, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर शौर्य जो हमारे साथ इस स्कूल में आज से हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आए हैं। जिन जेंट्स टीचर्स ने ये सुना कि अद्विका की शादी हो चुकी है उन्होंने अद्विका के लिए जो फीलिंग्स अपने मन में जगाई थी उसे बुझा दिया। वहीं लेडी टीचर्स की भी नज़रें अभी भी शौर्य के ऊपर ही थी। शौर्य ने आगे आते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं आशा करता हूं कि आप सब मेरा ख्याल रखेंगे। मैं इस फील्ड में नया हूं। ये सुनकर सभी जेंट्स टीचर्स ने शौर्य को अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। शौर्य भी तुरंत उनके बीच जाकर बैठ गया। उन लोगों में वो लड़का भी शामिल था जिसने शौर्य को धमकाया था। वहां मौजूद एक टीचर ने अपना हाथ आगे किया और बोला, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं मैथ्स पढ़ाता हूं। उसके बाद बाकी जेंट्स टीचर्स ने अपना इंट्रोडक्शन शौर्य से करवाया जिनके नाम कुछ इस प्रकार थे। रमेश सर जो गिटार टीचर थे, किरण सर जो साइंस टीचर थे, उसके बाद थे जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर मिस्टर नंदू अय्यर और फिलिप सर जो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे। इन लोगों को देखकर साफ पता चल रहा था कि इनमें से हर एक टीचर एक नमूना है। आखिर में शौर्य की नज़र उस लड़के के ऊपर गई। उसने बिना हाथ मिलाए ही शौर्य को बड़े ही ठंडे तरीके से कहा, मेरा नाम पृथ्वी सूर्यवंशी है। मैं यहाँ बच्चों का फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्कूल हॉस्टल का वार्डन भी हूँ।
शौर्य ने भी स्माइल दी और बोला, हमारी अच्छी जुगलबंदी होने वाली है पृथ्वी सर। मुझे लगता है कि कल की बात आप भूले नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बात मैं तो नहीं भूल पाया हूँ। शौर्य भले ही मुस्कुरा रहा था मगर वह साफ साफ पृथ्वी को उकसा रहा था। पृथ्वी का मुंह बन गया और वो बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला गया। उसके बाद सारी लेडी टीचर्स शौर्य के पास आ गई। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उनमें से ज़्यादातर टीचर अनमैरिड थी, यानी अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। अब इन कुंवारियों को शौर्य जैसा बकरा मिल जाए तो वो तो उसे चबाने की कोशिश करेंगे ही। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर शौर्य के हाथ को पकड़ पकड़ कर अपना इंट्रो करवाया। ज़्यादातर लेडीज़ टीचर्स प्राइमरी सेक्शन की थी, सेकेंडरी सेक्शन में कुछ ही टीचर्स थी। जब शौर्य ने सभी का इंट्रोडक्शन सुना तो उसने उन्हें एक किलर स्माइल दी और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अद्विका ने उसकी हरकत देख ली थी, पर उस वक्त अद्विका ने शौर्य को कुछ भी नहीं कहा। इधर टीचर्स ने शौर्य की वो स्माइल देखी तो वो सबकी सब उस पर फ्लैट हो चुकी थी। शौर्य भी ऐसी लड़कियों को दुखी नहीं करना चाहता था तो उसने ऐसा किया। उसके बाद शौर्य प्रिंसिपल के केबिन की तरफ गया और बाहर बैठे क्लर्क से अपना शेड्यूल और टीचिंग मटेरियल ले लिया। शौर्य ने आदत के हिसाब से अपना मटेरियल अपनी रिंग में डाल दिया और वहां से निकल गया। वो क्लर्क जो वहां बैठकर शौर्य को हवा में उन चीज़ों को गायब करते हुए देख रही थी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई और वो बोली, ये टीचर है या कोई जादूगर? पर शौर्य ने उसकी ओर देखा तक नहीं और आफ्टरनून शिफ्ट चालू होने का इंतजार करते हुए ऊपर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद मॉर्निंग शिफ्ट की सभी क्लास खत्म हो गई और प्राइमरी सेक्शन की छुट्टी हो गई और सेकेंडरी की शिफ्ट शुरू हो गई। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इसका एक ही कारण था कि स्कूल ने आज तक मेंटेन की हुई उसकी क्वालिटी। पर जब कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है तो उसके पीछे किसी न किसी चीज़ का बुरा साया भी होता है। और ये साया था इस स्कूल में पढ़ाने वाला एक पूरा क्लास जिसके अंदर सिर्फ लड़के थे और एक भी लड़की नहीं थी। ये कक्षा 9वीं की एक डिवीजन ही अलग थी। इस क्लास के अंदर एक लड़का था और उसके इशारे के ऊपर पूरी क्लास चलती थी। इस क्लास का खौफ इतना ज़्यादा था कि कोई भी लेडी टीचर अकेली इस क्लास के अंदर कभी पढ़ाने नहीं आती थी। कल जब शौर्य 9वीं के बच्चों को पढ़ाने आने वाला था तो उस लड़के ने ही अपनी डिवीजन के सभी लोगों को क्लास अटेंड करने नहीं दिया। ये क्लास स्कूल की सबसे बदमाश क्लास मानी जाती थी। इसका एक और कारण था और वो ये था कि इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप इस राज्य और देश के सबसे अमीर लोग थे। अब ऐसे बच्चों को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल के तो होता ही है। इस क्लास की हालात से बिल्कुल अनजान शौर्य शेड्यूल के हिसाब से अपनी क्लास लेने और इस क्लास का क्लास टीचर बनने के लिए यहाँ पहुँच गया था। जब शौर्य ने उस क्लास के अंदर एंट्री मारी तो इस वक्त वो पूरी क्लास खाली थी, यानी सच में पूरी की पूरी क्लास खाली थी, क्योंकि क्लास में बने बेंच क्लास की एक तरफ एक के ऊपर एक करके रख दिए थे। साथ ही क्लास की दीवारों पर अलग अलग ग्राफिटीज बनाई गई थी। अंदर हर तरफ खाली चॉकलेट और चिप्स के पैकेट गिरे हुए थे और क्लास की खिड़की के पास सिगरेट के टुकड़े भी थे। शौर्य को लगा कि वो किसी गलत क्लास में आया है। उसने एक बार बाहर जाकर देखा पर बाहर लगा साइन साफ बता रहा था कि वो सही क्लास के अंदर आया हुआ है। तभी स्कूल की गेट पर एक काले रंग की गाड़ी आकर रुक गई, जो एक BMW की टॉप मॉडल थी। उस गाड़ी से एक लड़का उतरा जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास थी। उसके बाल अलग अलग जगह पर अजीब ढंग से रंगे थे। उस लड़के के गले और हाथ में कई प्रकार के धागे बंधे हुए थे। पैंट में एक लंबी चैन लटक रही थी। उसकी शर्ट अंक थी। स्कूल का ब्लेजर उसने कंधे पर रखा हुआ था और टाई को शर्ट की पॉकेट में रखा हुआ था। उस लड़के के कान में काले रंग के ईयरिंग्स थे। उसे देखकर वो किसी भी एंगल से भारतीय नहीं लग रहा था, वो किसी कोरियन चिकने की तरह लग रहा था। उस लड़के को शौर्य उस क्लास की खिड़की से देख रहा था। उस लड़के के आते ही उसके ही तरह टेढ़े मेढ़े कपड़ों की स्टाइल किए अजीबोगरीब ज्वेलरी पहने लड़के अगले ही पल स्कूल की दूसरी तरफ से आने लगे। वो सभी लड़के उस लड़के के पीछे ऐसे चलने लगे मानो वो उनका लीडर हो और वो सभी उसके फॉलोअर्स। स्कूल के अंदर ऐसा गैंग कल्चर शौर्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। तभी सिस्टम बोली, शौर्य आपको नया मिशन मिला है, आपको इस क्लास को स्कूल की सबसे बेस्ट क्लास बनाकर दिखाना है। ये सुनकर शौर्य बोला, कैसा रहेगा अगर मैं इस पूरी की पूरी क्लास को ही गायब कर दूं तो? ये सुनकर सिस्टम ने तुरंत कहा, होस्ट थोड़ी तो शर्म करो, ये बच्चे हैं, इन्हें अगर सही मार्गदर्शन किया जाए तो वो सुधार सकते हैं, इसमें इन्हें सीधा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पर शौर्य ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, मैं वैसे भी इन्हें एकदम सीधा कर दूंगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सिस्टम ने थोड़ी राहत महसूस की, क्योंकि सिस्टम को अभी भी शौर्य के काम करने के तरीके पर भरोसा नहीं था। कुछ ही देर में सभी लड़के उस क्लास के अंदर आ गए जिसके अंदर शौर्य अपने हाथ बांधकर खड़ा था। उन लड़कों ने शौर्य को तरफ ध्यान नहीं दिया और आकर उन्होंने अपनी बैग्स को ऐसे ही कोने में फेंक दिया और बेंच जो एक ऊपर एक रखी गई थी उनके ऊपर जाकर बैठ गए। शौर्य को ये अच्छा नहीं लगा। उसने थोड़ा खांसते हुए अपना गला साफ किया और बोला, हेलो एवरीवन, मेरा नाम शौर्य है और आज से मैं
तभी एक लड़का उसकी बात को काटते हुए बोला, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हमें तुम्हारी। शौर्य ने जब ये सुना तो उसकी भौहें तन गई, पर उसने उस लड़के को एक बार देखा और बोला, मैं तुम्हारा आज से नया क्लास टीचर और हिस्ट्री का टीचर भी हूँ। पर इस बात पर उन लड़कों ने शौर्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो लोग अपने काम में मगन हो गए। कुछ लोगों ने अपने पहने निकाले और ऑनलाइन टीम बनाकर गेम खेलने में बिजी हो गए। वहीं उनका लीडर लड़का खिड़की से बाहर देखते हुए उसने अपनी पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकाला और लाइटर से उसे जलाकर पीने लगा। अब उस लड़के की हरकत ने शौर्य को ट्रिगर कर दिया, फिर भी उसने बड़े ही शांति से उसके पास जाकर उस लड़के के मुंह से सिगरेट निकाली और उसे फेंक दिया और बोला, ये आपकी मेरे क्लास में पहली और आखिरी गलती होगी। ये सुनकर उस लड़के ने फिर एक और सिगरेट निकाली और उसे जलाने लगा। पर जैसे कि शौर्य को ब्रह्मदेव ने बताया था, पहली गलती माफ़ करो और सुधारने का मौका दो, पर दूसरी गलती माफ़ नहीं होगी। शौर्य ने एक ऐसा थप्पड़ उस स्टूडेंट के चेहरे पर जड़ दिया कि वो सिगरेट उस लड़के के गले से होकर सीधा पेट के अंदर चली गई और वह लड़का उड़कर दूर जाकर गिर गया। उस लड़के की आंखें गुस्से से लाल हो गई, पर जब उसने शौर्य को देखा उसका सारा गुस्सा फुस हो गया, क्योंकि शौर्य की आंखें उससे ज़्यादा लाल थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। शौर्य ने आगे बढ़कर उस लड़के को सिर्फ एक हाथ से हवा में उठा लिया और बोला, इस डेढ़ पसली के शरीर के अंदर इतनी अकड़ कहाँ से लाते हो तुम? मेरे सामने तुम्हारा बाप भी आवाज़ नहीं निकाल सकेगा और मुझे ही एटीट्यूड दिखाता है। इतना कहकर शौर्य ने थप्पड़ पर थप्पड़ उस लड़के के गाल पर जड़ दिए। शौर्य की मार बिल्कुल भी हल्के नहीं थी। उसका हर एक थप्पड़ उस लड़के के शरीर में जमा हुई गंदगी को समेट रही थी। जब शौर्य ने आखिर में उस लड़के के पेट के अंदर घुटना मारा, उस लड़के ने तुरंत उल्टी कर दी, पर उस उल्टी के अंदर उसके फेफड़ों में फंसा तार बाहर निकल गया। वो लड़का जमीन पर गिरकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। उसे मार खाने के बावजूद एकदम फ्रेश महसूस हो रहा था, पर उसका गुस्सा नहीं उतरा था। उसने एक और बार शौर्य को देखा, फिर दांत पीसते हुए बाकी लड़कों को देखकर बोला, सब लोग इसे आज कूट दो, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। ये सुनते ही सारे लड़के नीचे उतरे और उन्होंने शौर्य को घेर लिया, पर कुछ ही देर में वहां उन लड़कों के रोने और गिड़गिड़ाने की आवाज़ फैल गई। एक लड़का जिसे फिल्म देखने का बहुत ज़्यादा शौक था वो बोला, अबे ये टीचर है या रजनीकांत जो हमें इसने अकेले ही धो डाला। इधर उस लीडर बने लड़के को अब थोड़ा डर लगने लगा और वह गुस्से से बोला, तू जानता भी है मेरा बाप कौन है? ये सुनकर शौर्य बोला, क्यों तेरी माँ ने तुझे नहीं बताया कि तेरा बाप कौन है? शौर्य को उसके साथ ऐसा बात करते हुए सुनकर उस लड़के को और भी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपना फ़ोन निकालकर एक फ़ोन लगा दिया। तभी शौर्य ने हंसते हुए बोला, तुम बाकी लोग भी अपने अपने माँ बाप को फ़ोन लगाओगे और उन्हें यहाँ बुलाओगे, क्योंकि मैं तुम लोगों के माँ बाप की पहले क्लास लूँगा। शौर्य के इस बात पर वो लड़का हंसने लगा और बोला, तेरे साथ निपटने के लिए मेरा बाप ही काफ़ी है। पर अगले ही पल उस लड़के के सीने पर शौर्य एक ऐसी लात मारी कि उसकी आवाज़ बंद हो गई। शौर्य ने फिर एक बार उन लड़कों को देखा और बोला, तुम फ़ोन लगाओगे या फिर मैं खुद फ़ोन लगाऊं? अब ये क्या करने वाला है शौर्य? क्या शौर्य सच में बच्चों के पेरेंट्स की भी क्लास लगा देगा? कौन है इन बच्चों के माँ बाप? क्या उनके सामने शौर्य झुकेगा या मैटर बड़ा हो जाएगा? अगर कहानी अच्छी लिखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।